कैप 5 लेक्चर 87 माइक नहीं लगाना। पेज नंबर 54 ऑन 30 अप्रैल 2015 हमारा जीएन है 30/15 30/16 ये हो गया था यार। पेज नंबर 55 क्वेश्चन 8 का सी इसको बंद कर दें ऑफ। 31 दिसंबर 2014 हमारा जीएन एंड है। इन अक्टूबर 2014 भाई साल खत्म होने से कितने महीने पहले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2-3 महीने पहले ZL decided to relocate its unit from Sarkar to Karachi. In this respect, a detailed plan was approved by management. बताएं जी क्या चीज चल रही है? Restructuring. Overall इसका नाम क्या है? Restructuring. And a formal public announcement was made on 1 दिसंबर 14। हमारे साल में हो गया। इसका क्या मतलब है? हमारे साल अनाउंस हो गया तो इसका मतलब है कौन सी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी? जब कम्युनिकेट कर दिया तो अब करेंगे हम। ZL has planned to complete the relocation by the end of, यार ये याद है सुबह पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि जून 2015 यानी अगले साल रिस्ट्रक्चरिंग होती है। प्लान और कम्युनिकेट इस साल होती है और एग्जीक्यूट अगले साल होती है। आप बता दें इसमें कौन कौन से खर्चे को रिस्ट्रक्चरिंग में डालना है, कौन से को नहीं डालना। रिडंडेंसी को इसको एक और खोल लेना साथ, इसको साथ साथ देखते भी नहीं स्टैंडर्ड के पैरास पे। सफा नंबर केड़ा ये पेज नंबर 8 और 9 है ना? हाँ जी। अच्छा भाई रिडंडेंसी कॉस्ट तो होगी रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट। रीलोकेशन टू कराची ये रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट नहीं होगी एज पर पैरा नंबर 81। स्टाफ ट्रेनिंग रीट्रेनिंग टाइप चीज है कोई, ये भी नहीं होगी। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन मैनेजर नहीं होगी, ये भी लास्ट क्लास में बात हो गई थी। ओके, इसकी तो एडजस्टमेंट नंबर सी भी होगी भी है। और वो जो 10 मिलियन और 7 मिलियन कैश लेके भागा था, ये पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8 टिक कर लें, इसका तो ए भी करा दिया था आपको। वो वेंडर वाला ये सबसे पहली क्लास में कराया था। 8 का यहाँ से नहीं करवाया था, वो उधर एग्जाम्पल्स में करवा दिया था। ये क्वेश्चन 8 आपका पूरा हो गया भाई। अच्छा पूरा टिक कर लें। ये ए कहीं और कराया था, बी कहीं और कराया था, सी इधर कराया है, डी कहीं और कराया था। ओके, आना था जिन्होंने आ गए या आ रहे हैं? आ रहे हैं। तेरे दोस्त छोड़ के जिसकी चप्पल चोरी हुई थी वो भी अंदर से पड़ा। ओके चलो ठीक है, फिर बच्चों को आने दो, भी हल्की फुल्की बातें करती हैं। ये कौन सा सवाल बन रहा है 53 के टॉप पे? भाई तो एडजस्टमेंट नंबर नहीं लिख रहा, मुझे लग रहा है लिखी जा रही जो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का 2 अभी नहीं, जब मैं पूछूं अभी तो लिखी जा बस। 53 का 2 पेज 53 के टॉप पे 2 जल्दी यार इसको फारिग करें, जल्दी बताएं। क्या है मशीन? 54 का टॉप, 53 का टॉप, पेज 53 का टॉप। ईयर एंड 31 दिसंबर 2017। साल खत्म होने से 15 दिन पहले एक मशीन हमने बेची 3.5 मिलियन की टू रास्पबेरी, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, फॉर कैश। However, as per the agreement, बोलना जरूरी नहीं होता दफा। As per agreement बड़ों में, as per agreement, ML was entitled to additional amount of 1.5 million। तेरी खैर 35 लाख की बेची है, लेकिन मायदे के मुताबिक 15 लाख और भी मिल सकता है। मजे दुनिया में which is dependent on use passing certain production test। असल में हमने अपनी मशीन बेच दी है, तो अगले ने कहा कि मैं इससे जरा चीजें बना के देख लूं। अगर चीजें बनी, जैसे हमने मिल्क शेक का जग बेच दी है, अगले ने कहा जरा मिल्क शेक बना के देख लूं। तो which is dependent upon passing certain production test after installation at our premises on
25 जनवरी 18 अगले साल ऑन 25 जनवरी 18 जी सर। उसने कंफर्म कर दिया कि प्रोडक्शन टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। उसने कह दिया कि प्रोडक्शन टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। हमारे साल का ईयर एंड बोलें 31 दिसंबर 2017। मशीन वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 15 दिसंबर। डिस्पोजल हुई 15 दिसंबर को, ये कह के कि अगर अच्छे यूनिट प्रोड्यूस किए तो प्राइस 5 मिलियन वरना 3.5 मिलियन। देखें यकीन करें मेरी बात पे, प्राइस 3.5 मिलियन वरना एक्स्ट्रा भी 1.5 मिल सकता है, तो 3.5 मिलियन या 5 मिलियन। ये बात डाउट में पड़ गई कि 3.5 मिलियन होगी प्राइस या 5 मिलियन होगी। 25 जनवरी को उसका फोन आया, आपको मुबारक दे रही थी जी। क्या हुआ? आपको मुबारक दे रही थी, आपके लिए खुशी की बात है। वो जो आपने मशीन बेची थी ना, नहीं आपके यहाँ औलाद हुई है, आपको मुबारक देनी थी, हॉस्पिटल से फोन नहीं आया, आपको मुबारक देनी थी कि वो जो आपने मशीन बेची है ना, आपने मशीन बेची है। आवाजें इसमें भी आ रही होती हैं प्लीज सर। भाई वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वो किधर है? कान तो लगाया ही नहीं हुआ, लगाया हुआ ऑडियो आ रही है? क्या चीज? अच्छा, यानी गुजारा चलेगा ना? नहीं चलेगा तो खैर है, फिर अगली क्लास में कुछ मैनेज कर लूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, ये 1-2 एडजस्टमेंट की आवाज अगर सही नहीं आई तो फिर इसका कुछ देख लेंगे हाल अगली क्लास में, मैं सुन के एक दफा पे चेक करूंगा अब, लेकिन फिलहाल आप चलने दे, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऑनलाइन वालों अगर आवाज़ नहीं आ रही थी, पेज 53 के टॉप पर पॉइंट नंबर 2 हम कर रहे हैं। तो हाँ, तो 3.5 मिलियन इसकी प्राइस तय हुई है, लेकिन 1.5 मिलियन ऊपर का मिलेगा अगर। तो अब उसका फोन आया कि मोहतरम मैं चीज़ से तसल्ली मिल गई है मुझे, आपकी चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त से A1 चल रही है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट लूँ उसका बताना या नॉन एडजस्टिंग इवेंट लूँ? ज़रा 1 मिनट स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स पढ़ लेने दें, ऐसी कोई हिस्ट्री डिसीजन गलत ले लें। स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स पढ़ लेने दें जिसके अंदर ये बात जो है वो हमने IS 10 के अंदर पढ़ी थी, जब बारिश वाले दिन कुछ बच्चों ने घर में जो है समोसे खाए थे और हमने इधर जाके अपनी, अच्छा पेज 30, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, determination of price after balance sheet date which had been sold before balance sheet date। वाज़े तौर पे ये कौन सा इवेंट लिखा हुआ है? एडजस्टिंग इवेंट लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट डेट के बाद प्राइस डिसाइड होना किसी चीज की जो कब बिक चुकी हो, ईयर एंड से पहले बिक चुकी हो, दैट इज कॉल्ड एज। तो कितने लोग अब इन इवेंट्स को जाके जरा नजर मार लेंगे, एक दफा मार लीजिएगा इन इवेंट्स का नजर। तो डिटरमिन हुई है ना साल के बाद, और डिस्पोजल साल से पहले हो गई थी, इसलिए कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट। चलें जी, बच्चों के आने का वेट किया जा रहा था, हल्की फुल्की डिस्कशन चल रही थी, अब हम कुछ अच्छे अच्छे सवालों की तरफ मूव करते हैं। अब आप हजरात वो निकाल लें, हाँ क्वेश्चन 2 का 1, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हम करेंगे, बेशक मुझे लिखवाते रहना कौन कौन सी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 का 1, अभी तक हमने कौन सी की है मेरे भाई, मुझे बता दे। क्वेश्चन 8 का और 4 का, अब कौन से करने लगे हैं? 2 का 1। चलें जी, पढ़ लें स्कोर, मुझे बता दें। बुक से पढ़ें अपनी। किस अमाउंट की प्रोविजन बनानी है या फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनानी है या क्या करना है, ये ज़रा देख लें।
जल्दी आ जाओ भाई, मेन पहली एडजस्टमेंट होने लगी है मेन। ओके, टर्कॉइज लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। साल खत्म होने के 10 दिन बाद, वैसे इतनी टेंशन ना लें, हमने IAS 10 पढ़ा हुआ है। साल खत्म होने के 10 दिन बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारे हाथ में है, तो टेंशन ना लें कि अगले साल की डेट लिखी हुई है, तो रिलैक्स रहें। साल खत्म होने के कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। जल्दी आ जाओ, पहली मेन एडजस्टमेंट होने लगी है। ऑन 10 जुलाई 2019, साल खत्म होने के 10 दिन बाद, द ओनर ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग, साथ वाली बिल्डिंग का ओनर, ये साथ वाली बिल्डिंग का ओनर, ये जो पीछे हमारे साथ वाली बिल्डिंग का ओनर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट राइस के अगेंस्ट उन्होंने केस कर दिया मिसाल के तौर पे, क्लेमिंग तेरी खैर 50 मिलियन। मुंह खोल के कितने पैसे मांगे हैं? 50 मिलियन। भाईजान ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं 50 रुपए से कम हो जाए। अच्छा, द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सीवियर डैमेज टू हिज बिल्डिंग। उसने कहा मेरी बिल्डिंग को डैमेज हुआ है ड्यूरिंग अ पटाखा, आपके हेड ऑफिस में किसी बच्चे ने पटाखा मारा था जून 2019 में, हमारे साल में। पटाखा कब बजा? हमारे साल में, ठीक है जी। तो जून 2019 में ये टीएल की ऑर्गेनाइजेशन में धमाका सा हुआ था, उसकी वजह से जो साथ की बिल्डिंग का ओनर है उसने जुलाई में हमारे खिलाफ केस किया। ओहो, मुझे जरा बता दें कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जून में धमाका हो और हमारा हमसाया जुलाई में हमारे खिलाफ केस करे, तो क्या बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो है वो सही सलामत थी बात, या बैलेंस शीट डेट पे ही कोई ना कोई मसला हो चुका था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो ये जो कोर्ट केस है, ये देखिएगा बॉल पॉइंट, ये जो कोर्ट केस है, इज इट एन indication of a condition that arose after the balance sheet date, or is it relates to a condition that existed at balance sheet date? That existed at balance sheet date. अब अक्सर बच्चे ना पूछते हैं सवाल के, कई दफ़ा पता नहीं चलता IAS 10 लगाने या IAS 37 लगाने, तो उसका ज़रा जवाब सुन लीजिएगा। IAS 37 तो बड़ा क्लियरली पता चल जाता है कहाँ लगाने। IAS 37 लगाना होता है जब कोई प्रोविजन की अमाउंट निकाल रहे हो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अमाउंट निकाल रहे हो, या ये देख रहे हो केस हारना है केस जीतना है। IAS 37 तो तब लगता है, IAS 10 तब लगता है जब हमारे साल के बाद की कोई तारीख दे के हमारे साल की चीज बताए, तो IAS 10 तो तब लगता है। तो IAS 10 तारीखों से खेलता है, वो प्रोविजंस, लायबिलिटीज और क्या कहते हैं कि पास्ट इवेंट्स, इस पे ज्यादा फोकस वो ये करता है कि तारीख हमारे साल की बात देके हमें जज करता है क्या इस चीज को हमारे साल लाके डालोगे या नहीं डालोगे। तो सवाल में सबसे बड़ी इंडिकेशन ये हुआ करेगी IAS। अच्छा, जब सवाल इस तरह ना मिक्स आते हैं IAS 10 और 37 के, IAS 10 की हमें एक लाइन लिखनी होगी बस, और IAS 37 की फिर हम तफसील लिखा करेंगे। तो IAS 10 की ज्यादा कोई तफसील लिखने की जरूरत नहीं, एक दो लाइन काफी होगी। लेकिन अगर सिर्फ IAS 10 का सवाल है तो फिर तो 2-3 लाइनें बंदा लिख ही देता है। लेकिन अगर IAS 10 और 37 दोनों चीजें हैं तो फिर हम जो है वो हल्की सी बात करके चले जाएंगे। इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड ओवर बैलेंस शीट डेट। अब एक बात आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर इस सवाल में एक डेट में चेंज करूं तो आपने मुझे बताना है उसका जवाब। ऑन 29 जून 19, ये 30 होना ना, ऑन 29 जून 19 द ओनर ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस। द क्लेम इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सीवियर डैमेजेस ड्यूरिंग अ फायर इंसिडेंट इन टीएल हेड ऑफिस एट स्टार्ट ऑफ जून 2019। अगर ये, और भाई IAS 37 नहीं, IAS 37 तो अभी आगे देखते हैं ना कि लॉयर ने क्या कहा। तो इतना सा अगर लिखा हो तो फिर IAS 10 को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो IAS 10 को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत IAS 10 को लगाने की? बोले अगर हमारे ही साल के अंदर वो हमारे, फिर तो अब तो बहस की बात ही नहीं कि एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, फिर तो ऑब्वियसली एडजस्ट करने हमने अपने साल के अंदर। क्लियर? तो IAS 10 किन इवेंट्स को डील करते हैं? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो IAS 10 लगने की सबसे बड़ी अलामत बस बता दें क्या हुआ करेगी सवाल में, साल के बाद की डेट दी होगी, वो बात खत्म। साल के बाद की डेट दी होगी तो कौन सा स्टैंडर्ड लगा देना, बस सादा सी बात लिख लें। ये IAS 10 है, IAS 37 तो
पूरी कहानियां है अपनी। IS-10 क्या है बोले, साल के बाद की डेट दे देगा बस, फिर आपको चेक कर लेगा साल के अंदर आपने उसको क्या करना है। तो यहां से बता दें कि अगर हमारे साल के बाद हमारे खिलाफ केस हुआ जिसमें आग हमारे साल में ही लग गई थी, तो डज इट रिलेट टू अ कंडीशन दैट देयरफॉर इट इज एन। बहरहाल एडजस्ट तो करना है। अब सवाल ये है कि एंट्री करनी है नहीं करनी, वो आगे लॉयर का ओपिनियन होगा। तो मांगने वाले ने कितना, ये मिटा देते हैं सारा, ये अब क्या करना है आप, ये तो आपको सारा आता है। अच्छा, ये वो लास्ट क्लास में जो किया। अच्छा, मुंह खोलने वाले ने कितना मुंह खोल के मांगा? हमारे खिलाफ केस हुआ है या हमने किसी के खिलाफ केस? हमारे खिलाफ केस हुआ है। तो इसलिए जो सफ़ा मशहूर ज़माना है हमारा पेज नंबर 4 किताब का, जिसको आपने फ्रेम करवा के लगवा लिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, तो इस लाइबिलिटी साइड वाले सफ़े के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। ही इज ऑफ द व्यू, ही कौन? एडजेसेंट बिल्डिंग का ओनर, एडजेसेंट बिल्डिंग का ओनर, लॉयर से तो भी हमने मशवरा ही नहीं मांगा। ही इज ऑफ द व्यू दैट टीएल वाज नेग्लिजेंट, उसका ख्याल है कि टीएल हमारा कसूर था। टीएल इज नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग द फायर सेफ्टी सिस्टम इन हेड ऑफिस। अगर हमारे हेड ऑफिस में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे होते तो ये आग ना लगती। हम अपने लॉयर के पास भागे भागे गए, एतजाज भाई, लॉयर ने कहा देयर इज ए हाई चांस दैट टीएल वुड बी फाउंड, एंड से आगे मत पढ़ें, देयर इज अ हाई चांस दैट टीएल विल बी फाउंड नेग्लिजेंट, बहुत हाई चांस है कि टीएल नेग्लिजेंट होगी। बताएं जी, ये प्रोविजन वाला सिनेरियो है। अच्छा जी, अब बता दें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। अब लीगल ऑब्लिगेशन होगी, ये लीगल ऑब्लिगेशन, ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होती कि हमने मुंह से कहा, अगले ने केस कर दिया, आग लगी है तो लीगल कोर्ट ही जाके डिसाइड करेगा। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है इसमें फायर, सबसे आखिरी वाला डब्बा मैं देख रहा हूं, और आउटफ्लो लॉयर ने कह दिया मोर देन 50% चांस है। लॉयर ने क्या कह दिया, कितना चांस है? मोर देन 50%, यानी कितने परसेंट है? 70% चांस है कि तुम केस हार जाओगे। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबल है, ये तो छोड़े ना, इसमें रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगता, ये अलग चीज है। बस असल में ना ये तीन देखा करें, ये भी कभी कभी लगेगा, ये तीन बेसिक पहले देखा करें। प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट है? क्योंकि उसके मुताबिक कितना चांस है हमारे केस हारने का? 70% चांस का मतलब होता है हाई चांस है हमारे केस हारने का। तो इसका मतलब है वी शुड फील आवर सेल्फ लायबल। अच्छा, अब अगला सवाल होता है व्हाट इज पास्ट इवेंट? ये पास्ट इवेंट हो गया नंबर 1। नंबर 2, आउटफ्लो प्रोबेबल किस वजह से है? सवाल में क्या लिखा हुआ है? 70%। अब सवाल है रिलायबल एस्टीमेट, क्योंकि उसने मांगा 50 है। अब लॉयर से हमने पूछा देना कितना है, कहते यार वो टेंशन आप ना लो, वो मैं आपको बताता हूं, यू वुड नीड टू पे 40% ऑफ क्लेम, you would need to pay 40% of claim. What is his claim? What you would need to pay? तो what is the reliable estimate of expert? तो वो उसकी अमाउंट की लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी। तो you would need to pay 40% of the, ये 40% को ये ना समझ लीजिए कि ये 40% केस हारने वाला है, ये कुछ और है। 40% ऑफ द अमाउंट, तो 40% अमाउंट का लगाना है। वो फिर बताता, कुछ ना कुछ बताता, फिर वो अमाउंट बताता, फिर लॉयर अमाउंट बताता। अभी तो वो क्या कह रहे हैं 50 जो अमाउंट उसने मांगी। अच्छा, उसने बड़ा वाजे लिखे, देखें इसी तरह के सवाल आज हमने करने हैं। फिर आपके सवाल के 40% ऑफ क्लेम, आई विल सर्च द क्लेम इन क्वेश्चन। कहते हैं क्लेम का 40% आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें व्हाट इज द रिलायबल एस्टीमेट एज पर लॉयर? 40% कितना हो गया? 20। तो 20 मिलियन की लायबिलिटी बुक करेंगे, इसकी क्या बनाएंगे बोलें? प्रोविजन। प्रोविजन की जनरल एंट्री होती है, डिस्क्लोजर भी होता है। अच्छा, अगली चीज बताएं,
क्या कोई चांस है कि कोर्ट शायद 20 मिलियन से ज्यादा भी देने को कह दे, या फिर लॉयर ने अगर कहा है कि 50 मांगने वाले को 20 देने हैं तो जज जो भी कहे हम 50 वाले को 20 ही देके आ जाएंगे? क्या कोई चांस है कि और पैसे भी देने पड़ सकते हैं? वो चांस लो चांस है, बहुत लो चांस है, क्योंकि हमारे लॉयर की भी राय नहीं है। तो यूजर को डिस्क्लोज कर दें बाकी कि या हो सकता है ये देने पड़े, लेकिन 20 से ज्यादा देने नहीं पड़ेंगे, इसलिए एंट्री भी हमने 20 की ही की है। लो चांस में पूछ रहा हूं, क्या कोई लो चांस है या नो चांस के करीब ही चले समझ लें? ठीक है, तो लो चांस ही डाल दे, मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो लो चांस है कि बाकी पैसे भी देने पड़ सकते हैं। तो बताएं किसके बारे में सवाल ने वाज़े बता दिया था, बाकी फिर हमने खुद निकाल लिया। अब इसमें लिखना कैसे है, पेपर में क्या लिखना है? अच्छा, अब इसमें रीइंबर्समेंट कोई नहीं है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से जाके कहा हमें पैसे दो। अगर इंश्योरेंस कंपनी से जाके पैसे मांगते तो फिर हो सकता है कि हम जो है वो रीइंबर्समेंट को डिस्कस कर रहे होते। अब रीइंबर्समेंट की डिस्कशन नहीं, आज मैंने कहा था सारे पॉइंट्स रिवाइज होने हैं पूरे स्टैंडर्ड के, इसलिए बड़ा अटेंटिव रहना है। अब आपने चीजें सारी पढ़ी हुई हैं, लिंक डेवलप होते रहेंगे। ओके, अच्छा भाई, एक मिनट, अब इसको लिखना कैसे है पेपर में? पेज नंबर आपको निकालने की जरूरत नहीं, पेज 25 बुक का प्रोविजन 31 नंबर है, 30 जून है ईयर एंड हमारा, 30 जून 2000 एज ऑन 30 जून 2019 कंपनी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर केस फाइल्ड बाय नेबरहुड बिल्डिंग का ओनर जो भी है, बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ, तीन बातें लिखनी होती है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो और रिलायबल एस्टिमेट, और ब्रैकेट में इवेंट लिखा करें। फायर अकर्ड एट आवर प्रेमिसेस बिफोर ईयर एंड, रुपीज इतने 20 मिलियन, रुपीज 20, और ब्रैकेट में हम 20 के साथ इधर लिख के आएंगे 50 इंटू 40%, रुपीज 20 मिलियन फॉर द पेंडिंग क्लेम, फॉर द पेंडिंग क्लेम लिख दें या फॉर द क्लेम लिख दें, रुपीज 20 मिलियन फॉर द क्लेम इज मोस्ट लाइकली डेट कंपनी विल लाइक टू पे या वुड रिक्वायर टू पे। मोस्ट लाइकली ये है कि लॉयर के मुताबिक कितना देना पड़ेगा, 20 मिलियन, एज एडवाइज्ड बाय कंपनीज लॉयर, देयरफॉर अ प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतने। इसमें डिस्क्लोजर आप लिख भी दें कि प्रोविजन इज आल्सो डिस्क्लोज्ड एज वेल, इतनी सी लाइन लिख दें, लेकिन आई के वैसे लिख नहीं रहा आमतौर पे, तो प्रोविजन के बारे में इतना सा लिख दिया। अब बकाया कितना बच गया, 30 मिलियन। इसमें जरा इंग्लिश देखिएगा कहां से स्टार्ट होती है, फॉर रिमेनिंग अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, फॉर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 30 मिलियन इट इज पॉसिबल दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड, इसकी बहुत लो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड बी डिस्क्लोज्ड, गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट लिखने नहीं बैठ जाना, ये लफ्ज लिखने के डिस्क्राइब करना, गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, यहां पे आपने लिख देनी है वो अमाउंट 30 मिलियन वाली। यार एक बात कर दूं आपसे, इसमें यहां तक भी चलें, छोड़ें वो ज्यादा बातों को ना, सीधा सीधा रखें, आगे चलें, कर लेंगे कोई मसला नहीं, कर लेंगे। अच्छा इधर लाएं, इधर ही लिख लेते हैं ताकि हिस्ट्री हो जाए और बात रकम हो जाए, आइंदा कभी मौके पे आपको दिखानी पड़े तो आपको याद रहे। टीचर्स हैड that there is 90%, 85% chance that I will go to Karachi. There is 85% chance that I will go to Karachi. क्या लग रहा है जी, हाई चांस लग रहा है जाने का, लो चांस? I will go to Karachi। जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो कीजिएगा, इधर उधर की बातें ना करें, टाइम नहीं है। अच्छा, if I go
अगर मैं जाता हूं there is a 60% probability that fare would be fare किराया, there is 60% probability that fare would be rupees 12,000 and 40% probability या जो भी कर लें, and there is 40% probability that fare would be rupees, you can say 5,000. So increase it 15,000. Okay. अच्छा, इस IS 37 से बाहर आ जाएं, लेकिन IS 37 की दो चीजें सुन लें। एक था प्रोबेबिलिटी और दूसरा था रिलायबल एस्टीमेट। तो मुझे बता दें इसमें एस्टीमेट की बात कहां हो रही है और जाने ना जाने की बात कहां हो रही है, जरा बता दें। ऊपर वाली लाइन की बेस पे आप क्या डिसाइड करेंगे कि टीचर जा रहा है या नहीं जा रहा? ऊपर वाली बात से आपको क्या लग रहा है, हाई चांस है जाने का, लो चांस है या नो चांस है? मोर देन 50% है। क्या मैं कह सकता हूं प्रोबेबल है कि टीचर विजिट करेगा? हाई चांस हो गया। समझ आ गया इस 85% को कहां यूज करना है? अच्छा, आज ही मैंने आपके सामने एक सिनेरियो फिट किया है जो बड़ा डिफरेंट सा है। अब कहते हैं टीचर 60% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 15,000 लगेगा, यानी शायद टीचर ने बाय एयर जाना है तो 16,000 टिकट है, और 40% प्रोबेबिलिटी है कि शायद टीचर सोच रहे अपनी गाड़ी पे पेट्रोल खर्च करके चला जाए तो 5,000 का पेट्रोल लगेगा। मेहरान गाड़ी है, चला जाएगा इंशाल्लाह, 5,000 का पेट्रोल लगेगा। अब इसमें उसको अब है कि यार पता नहीं खर्चा कितना आएगा। तो अब बता दें रिलायबल एस्टीमेट कैसे, खर्चे का रिलायबल एस्टीमेट कैसे लगाएं? क्या मसला, क्या आपकी क्या राय है? क्या राय है कि 15,000 खर्चा अरेंज करके रखे टीचर, या 5,000 अरेंज करके रखे, या क्या रखे? भाई ये जो है ना, ये तो बड़ा एक स्पेसिफिक सा सिनेरियो है, लेकिन बिजनेसेस में जब हमारे खिलाफ केस होते हैं तो इतनी स्पेसिफिक चीजें नहीं होती। ये जरा ज्यादा स्पेसिफिक किस्म की चीज है कि या तो वो बायर जाएगा, बायर गया तो 15,000 खर्चा आएगा, और ये मैं अपनी तरफ से बायर बोल रहा हूं तो बात समझाने के लिए कि क्या लॉजिक बन सकती है। इफ आई गो, अगर मैं गया कराची, देयर इज अ 60% प्रोबेबिलिटी दैट फेयर वुड बी रुपीज। जब भी परसेंटेज के आगे रुपीज आ जाए ना, तो ये फिर केस हारने जीतने वाली परसेंटेज नहीं होती, ये रिलायबल एस्टीमेट के लिए आप परसेंटेज आ रही है कोई, यानी अब अमाउंट का फड्डा पड़ा हुआ है। क्या आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि उसने जाना ही जाना है? प्रोबेबल है ना, हाई चांस है, ये तो डिसाइड कर चुके उसने जाना ही जाना है। अब ये जो 60% है या 40% है, इसको इसलिए ना यूज करें कि अब आप इस लिस्ट को लेके पकड़ के बैठ जाएंगे अब भी ताऊ टीचर ने जाना या नहीं जाना। ये 60-40 टीचर के जाने ना जाने के लिए नहीं है, ये 60-40 किस लिए है? खर्चे की अमाउंट निकाल सके। जो तीसरी बात मैंने पढ़ी थी, रिलायबल एस्टीमेट। गेटिंग द पॉइंट? इसी तरह हमारे खिलाफ केस हो जाए, लॉयर कह दे 85% चांस है कि आप केस हार जाओगे, 85% चांस है कि आप केस, इससे डिसाइड हो गया कि मैं हार गया। इफ आई हार, अगर मैं हार गया तो फिर लॉयर ने कहा मेरा ख्याल है इतना, ख्याल है इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना ख्याल है इतने। अगर कभी लॉयर मुंह से ये निकाल दे तो हम लॉयर के मुंह को ही देखते रहेंगे और रिलायबल एस्टीमेट करना मुश्किल हो रहा है। इसमें अकाउंटेंट्स ने दो राय दी हैं, जैसे FIFO वेटेड एवरेज इस तरह की चीजें नहीं, इसमें अकाउंटेंट्स ने दो राय दी हैं। इसमें दो मेथोडोलॉजीज हैं, दोनों चलती हैं। ऑप्शन 1 जो ज्यादा बेहतर है, ICAP भी लेटेस्ट सोल्यूशन में यही फॉलो कर रहा है। ऑप्शन 1 है जी मोस्ट लाइकली को उठा लें, मोस्ट लाइकली को। एक्सेलेंट, 15,000 रुपए मोस्ट लाइकली, यानी कि जिसके साथ ज्यादा चांस है। देखो 15,000 का 60% नहीं, 15,000 रुपए उठा ले, या बाय एयर जाने या गाड़ी पे जाने, 15,000 उठा ले। मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली तो 60% वाले ना। एक अजीब सा तरीका है जो थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लें। ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लें। ये तरीका क्या है? ये तरीका मोहतरम ये है कि 15,000 का 60%, बड़ी अजीब सी कोई चीज पता नहीं बनेगी, 15,000 का 60%
और बोले 5,000 का क्या जवाब आया? 11,000 रुपया। तो टीचर को 11,000 रुपया अरेंज करके रखे, तो ये बड़ा अजीब सी एक चीज बनती है। तो स्टैंडर्ड ने वजाहत की हुई है कि ये जो चीज है ना, अब आईकेप से एक दफा मैंने ईमेल करके पूछा था, आईकेप ने कहा था ये जजमेंट पे डिपेंड करता है और सिनेरियो पे डिपेंड, यानी तो जजमेंट सिनेरियो पे बच्चे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट अब रूल नहीं है कि इसमें से क्या लें। लेकिन आईकेप लेटेस्ट 2-3 अटेम्प्ट से उसने ये 2-3 अटेम्प्ट से पहले वो ये काम कर रहा था, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट से उसने ये वाला काम शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा, IFRS 15 में भी हमने ये पढ़ना है, रेवेन्यूज में। रेवेन्यूज में जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस अवेलेबल है। रेवेन्यूज के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो ना, 60% प्रोबेबिलिटी है ये करेगा, 10% प्रोबेबिलिटी है ये करेगा, 15 ये करेगा, 5, जब काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, फिर तो आप एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यूज, बिल्कुल एवरेज टाइप कुछ कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई 1-2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर आप देख लो ज्यादा चांस किसका है, क्या आप बायर जाएंगे, कम चांस किसका है, जाना तो है, वो अलग बात है। ज्यादा चांस किसका है, बायर जाएंगे, कम चांस किसका है, बाय रोड जाएंगे। तो फिर क्या इधर किबला क्या परेशानी है, बताओ भाई है। अच्छा, तो आप बता दें, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन हम पेपर में ना IFRS 15 में भी मैंने देखा आईकेप इसी को फॉलो करे ज्यादा, हम पेपर में इसको प्रेफरेंस दिया करेंगे। मेथोडोलॉजीज के नाम बता दें जरा जल्दी से। मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये थोड़ी सी अजीब सी कैलकुलेशन लगती है। 11,000 रख के क्या करना है, ना तो जहाज पे जा सकेगा और गाड़ी पे जाएगा तो रास्ते में फिर खाता पीता ही जाएगा, तो बाकी तूने पैसे उड़ा ही देने हैं, तो गाड़ी के तो वैसे ही 5,000 रुपया लग रहा था। तो बेहतर जरा ये मेथोडोलॉजी है। नहीं ऐसी बातें तो ना किया करना, 50-50 हो तो ये वाला लगा दिया। अच्छा, इसकी बेस पे हमने क्या डिसाइड किया था वैसे, कि कल इंशाल्लाह छुट्टी होगी क्लास में। मैं हमारी क्लास की बात नहीं कर रहा, पता नहीं वो ऑनलाइन वाले भी कभी इधर पानी पीने चले जाते हैं आके। अच्छा, कल हमारी क्लास में छुट्टी। ओह मॉम, सुना आपने कुछ? मैं रिवाइंड करके सुनाऊं आपको? तो भाई अच्छा जी, टीचर जाएगा, सबने जाना है, स्टूडेंट ने भी जाना है। टीचर जाएगा, हाथ धोगी, सारे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आगे इकट्ठे रहेंगे। ओके, अच्छा ये मुझे लगता है नोट कोई नहीं, चलें छोड़ें। अच्छा नोट कर लिया। एक ये मेथोडोलॉजी है मोस्ट लाइकली, और दूसरी मेथोडोलॉजी कौन सी है, एक्सपेक्टेड। नाम कम से कम मेथोडोलॉजीज के पता होने चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यू कह रहे दोनों की वेटेड एवरेज टाइप ले लो जिस, और वो कह रहे दोनों में से जिसका चांस ज्यादा हो वो वैल्यू उठा लो। अच्छा, अब आपको पेपर में एक हिंट दे दूं, पता कैसे चले करेगा, ये वाला सिनेरियो टेस्ट हो रहा है, उसकी इंडिकेशन सुने और इसको रट्टा भी मारें और इंडिकेशन भी सुने। वो ये कि रुपीज लगे होंगे उससे पहले भी एक परसेंटेज आ रही होगी, और रुपीज लगे होंगे उससे पहले भी एक परसेंटेज आ रही होगी। यहां से आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये 2 मेथड लग सकते थे, इनमें से बेहतर कौन सा लगाना है। प्रेफरेंस ये है कि मोस्ट लाइकली लगाएं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि याद रखिएगा, जब भी ये सिनेरियो आता है जिसमें रुपीस के साथ परसेंटेजेस लगाता है तो 100% पूरा करवाता है। 60 जमा 40 कितना हो रहा है, 100% आपको पूरा करवाएगा। तो ये ऐसे ही जरा रट्टा टाइप कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे ना कभी परेशान हो जाते हैं, तो रट्टा टाइप एक चीज बता रहा हूं कि ये मेथड्स आपने कब लगाने हैं, जब रुपीस के साथ परसेंटेजेस जुड़ी हो। जब यहां रुपीस के साथ परसेंटेज नहीं जुड़ी हुई, ये तो बात बता रहा हूं कि टीचर ने जाना है। यहां किसके साथ परसेंटेज जुड़ी हुई है, रुपीस के साथ जुड़ी हुई है, और परसेंटेजेस भी 100 पूरी हो रही हैं। तो ये एक इंडिकेशन होगी कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट करना चाह रहा है।
हाउ टू मेजर द प्रोविजन। तो ये सारी डिस्कशन हमारी किसके ऊपर हो गई? रिलायबल एस्टीमेट। ये किसके ऊपर डिस्कशन हो गई? रिलायबल एस्टीमेट। तो आज ये पता चला कि अगर कभी रिलायबल एस्टीमेट में एग्जामिनर फड्डा डाल दे तो रिलायबल एस्टीमेट में पेज नंबर 4 पे दो ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है रिलायबल एस्टीमेट की? मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेड वैल्यू। दो तरीके से रिलायबल एस्टीमेट लगता है। पेज 4 है किताब का। ठीक है, नमाज के बाद मिलते हैं। जी भाई, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लें। इंडस्ट्रियल केमिकल, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 7 का पहला पॉइंट पढ़ें। A factory worker of Industrial Chemicals Limited was seriously injured on 10 जून 2015। अच्छा मोहतरम, आपको क्या फीलिंग आ रही है कि ये जो फैक्ट्री वर्कर सीरियसली इंजर हुआ है 10 जून 15 को, तो क्या हमारे साल इंजर हुआ है या हमारे साल के बाद? ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीन में प्रोडक्शन हो रही थी, बेचारे का हाथ अंदर आ गया। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन दिस मैटर आर एज फॉलोज। याद रखिएगा ये मैटर 1, 2 और 3। दिस मैटर का मतलब है फैक्ट्री वर्कर वाला मैटर ही है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें तीनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें तीनों पॉइंट्स, क्योंकि दिस मैटर का लफ्ज़ लिख के फिर आगे सारा चला है वो। बाकी सवालों में एडजस्टमेंट्स होती थी, कभी रिस्ट्रक्चरिंग आ रही है, कभी और कोई इशू आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, इससे ये तीनों चीज़ें लिंक्ड हैं। तो प्लीज़ मुतवज्जे रहना ज़रा। ऑन 26 जुलाई वर्कर फाइल्ड अ क्लेम। एक बात मुझे बता दें इससे पहले कि मैं आगे चलूं, यहाँ पे खड़े होकर 10 जून को एम्प्लॉई इंजर हुआ और 25 जुलाई को उसने हमारे खिलाफ केस किया। तो यहाँ पर खड़े होकर अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे खड़े होकर क्या कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा था? डज इट रिलेट टू an event which existed at the date of balance sheet, arose after the balance sheet date, या which existed at balance sheet date, that existed। थोड़ा सा जरा ना वॉइस थोड़ी सी लो करके जवाब दिया करें। अच्छा, ऑन 26 जुलाई 2015 प्लीज यार चल, द वर्कर फाइल्ड अ क्लेम। अच्छा यार, इसने भाई आपको अब मुझे कुछ, और इधर भी मुझे बताएं, 26 जुलाई 2015 को इसने मुंह खोल के पैसे मांगे कितने? 25 मिलियन रुपए इसने मांगे। एंड एलेज्ड वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ ICL, और कहा भाई ये ICL का कसूर था, मुझे 2.5 करोड़ दोगे तो मुझे चैन आएगा, वरना मुझे चैन नहीं आना। हम लॉयर के पास भागे भागे गए, हमने कहा वो जो एम्प्लॉई था ना वो 2.5 करोड़ मांगने आ गया। द लॉयर ऑफ ICL का ख्याल है there is a 60% probability that amount would be rupees 12 and 40% likelihood that amount would be rupees 8। अब आप मुझे बताएं, ये जो 60% और 40% है, ये आपने ना इस तरह लिंक किया करना है। ये 60% क्या इस रुपीस के साथ जाके मिल रहा है? जी बिल्कुल। और ये 40% इस रुपीस के साथ जाके मिल रहा है? बिल्कुल। अब आप बता दें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सोल्यूशन करने की? 2। मोस्ट लाइकली उठा लें या एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें। तो हम मोस्ट लाइकली को प्रेफर किया करेंगे। किसी के पास अगर खुदा न खासा पिछली किताब है तो उसमें शायद मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, लेकिन ICAP ज़्यादा सोल्यूशन अब मोस्ट लाइकली से दे रहा है, इसलिए मोस्ट लाइकली को उठा लें। अच्छा, इसमें अब ये बहस में ना पढ़िएगा कि हमने केस हारना है या जीतना है। लॉयर ने कहा कोर्ट वुड अवॉर्ड
कोर्ट पैसे देगा, इसका मतलब है हम हारेंगे। फड्डा सिर्फ कितना है इस सवाल में, इसने इस तरफ नहीं डाला कि केस हारने का चांस हाई है या लो है। जब केस हारने का चांस था तो ही हमें परसेंटेजेस देख के रिलायबल एस्टीमेट के फड्डे में डाला। ये परसेंटेजेस केस हारने जीतने वाली नहीं है। जैसे 85% अभी जो बात करता है टीचर का हारने जीतने वाला नहीं है, वो पैसों वाला है। तो ये जो 60-40 है ये केस हारने जीतने वाला नहीं है। ये कौन सा वाला 60-40 है? रिलायबल एस्टीमेट निकल सके। और इसकी इंडिकेशंस मैंने आपको दी थी कि ये परसेंटेजेस रुपीस के साथ जुड़ी हुई होंगी। ये परसेंटेजेस रुपीस के साथ जुड़ी हुई होंगी। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि एक सवाल हमने किया था क्लास के अंदर, वो भी काफी पीछे जाके ढूंढेंगे तो फायदा नहीं होगा। कुछ परसेंटेजेस रुपीस के साथ नहीं जुड़ी होती, वो डिसाइड करने के लिए इसलिए दिए जाते हैं केस हारें या जीतें। ये एक सवाल मैंने किया था, एक्सप्लोजन अकर हुआ था, कहीं और किताब में ऊपर डाला हुआ था। 7 एम्प्लॉइज आए थे और फिर 3 एम्प्लॉइज आए थे। तो अकॉर्डिंग टू एनपीएल लीगल एडवाइजर द प्रोबेबिलिटी दैट एनवीएल वुड बी डिटरमिन्ड इज 80%। ये रुपीस के साथ जुड़ी हुई परसेंटेज नहीं है। तो फिर ये कौन सी वाली परसेंटेज है? केस हारने जीतने वाली। तो अब थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं टॉपिक में, तो याद रखिएगा परसेंटेज 2 तरीके से दे सकता है। एक केस हारने जीतने वाली और दूसरी एक रिलायबल अमाउंट निकालने वाली। रिलायबल अमाउंट वाले की इंडिकेशन मैंने आपको ये दे दी है कि उसमें रुपीस के साथ परसेंटेज को जोड़ दिया करेगा। तो अब आप मुझे बता दें जी, लायबिलिटी जो है वो किस अमाउंट पे बुक होगी अगर मैं मोस्ट लाइकली वाला मेथड फॉलो करूं? नहीं 60% नहीं, बस आप 12 उठा लेंगे। कितना उठा लेंगे? एक ऑप्शन ये थी कि आप 12 का लगाते 60% और 8 का लगाते 40%। लेकिन मैं कह रहा हूं मोस्ट लाइकली क्या है, यानी ज्यादा लाइकली क्या है कि हमें कितने देने पड़ेंगे? 12 देने, इसके देने का ज्यादा चांस है। तो इसलिए 12 मिलियन पे लायबिलिटी बुक कर लें। लेकिन मुंह खोलने वाले ने मांगा, अच्छा अब डिसाइड हो गया कि 12 लेना है या 12 इंटू 60% जमा 8 इंटू 40%? 12 लेना है, ये डिसाइड हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये काट देता हूं। अब बताएं उसने मांगा कितना? हमने जो लाइन काटी है उसकी बुनियाद पे हमने क्या डिसाइड कर लिया? कितना जो है वो हमने देना है। अब वो वाला काम तो कर देना पुराना वाला, उस काम को तो ना छोड़िएगा। वैसे पिछले बंदे ने 50 मांगा था, तो मांगा कितना? 25। हमने 12 पसंद किया है या 12 इंटू 60% जमा 8 इंटू 40%? 12 पसंद किया है। तो 12 की क्या बुक करें? प्रोविजन रिकॉर्ड करें। अच्छा कोई चांस है, लो चांस के शायद लॉयर ज्यादा भी पैसे उसको ऑनर कर दे? कोई चांस है? लो सा चांस है, कोई पॉसिबिलिटी है? तो ये तो प्रोविजन बुक हो गई। बाकी की क्या बनाएंगे? कॉन्टेंजेंट। और इसकी एंट्री नहीं होती, ये सिर्फ क्या की जाती है? डिस्क्लोज की जाती है। कितनी जी? 13 बैलेंस। तो एंट्री लिख लें अब इसकी, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। नंबर 1, ये प्रोविजन आपको पता है साथ डिस्क्लोज भी होती है। ऐसी थोड़ी अंग्रेजी, इसके डिस्क्लोजर प्रोविजन के आपको दिखाऊंगा। और नंबर 2, जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है उसकी एंट्री नहीं होगी। पूरा लिख देता हूं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी नो जर्नल एंट्री। ये डिस्क्लोज होने, इसमें मटेरियल इमटेरियल का कोई चक्कर नहीं है। IS 10 ना बीच में लाओ। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी। अच्छा इस सवाल में आप अब प्रोविजन के बारे में भी लिख के आना है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में भी लिख के आना है। थोड़ा सा IS 10 भी लिख के आ जाएंगे या उसमें कोई ज़रूरत नहीं है? लग रहा है IS 10 भी लिख के आएंगे कि 10 जून को इंजरी हुई थी, 26 जुलाई को हमारे खिलाफ केस किया, तो IS 10 भी थोड़ा सा
IS-10 की कोई एक डेढ़ लाइन बस फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख दीजिएगा, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है, एज द कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। मैंने कहा था IS-10 कब लगाना है, कैसे पता चला करेगा, जब साल के बाद की कोई डेट दी हो तो वहां से पता चल जाएगा करेगा कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है। बाकी मेन सवाल तो IS-37 का हुआ करेगा। अब बता दें 13 मिलियन के बारे में क्या लिखना है और 12 मिलियन के बारे में क्या लिखना है। हाउ टू राइट डाउन इन पेपर वाले पे चले जाते हैं और उसमें देख लेते हैं। एज ऑन 30 जून है या 31 दिसंबर है? 30 जून। द कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉई बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इंजरी सफर्ड बिफोर ईयर एंड रुपीज इतने ऑफ द क्लेम रुपीज 12 ऑफ द क्लेम मेड बाय एम्प्लॉई इज मोस्ट लाइकली दैट कंपनी वुड रिक्वायर टू पे as advised by lawyer, therefore a provision should be recorded for an amount of rupees 12. For the remaining amount of rupees 13, it is possibility है कि बाकी पैसे भी देने पड़ जाएं, तो contingent liability disclose की जाएगी giving brief nature of event and estimate of financial effect. चलें पॉइंट 2 करें, जल्दी करें, फारिग करें सारी चीज़ों के, एक एक करके फारिग करें, पढ़ें आराम से। केस इंटरलिंक्ड है, सारी बातें इंटरलिंक्ड है सवाल में, ऊपर लिखा हुआ सवाल में, इन दिस मैटर। हम इंश्योरेंस पॉलिसी के पास भाग गए, इंश्योरेंस कंपनी के पास। ICL फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 18 मिलियन। हमने मुंह खोल के इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांग लिया? 18 मिलियन। अभी डिसाइड हुआ नहीं कि हमने एम्प्लॉय को कितना देने, उधर से हम इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच गए कि तुम हमें 18 दो। अभी एम्प्लॉय वाला वैसे डिसाइड नहीं हुआ कि कितना देना है। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच गए, तुम हमें 18 दो, विच वॉज प्रिंसिपली एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगला साल अप टू द एक्सटेंट ऑफ 14, अगले साल इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया है कि मैं इंशाल्लाह आपको 14 दे दूंगी। IS-10 लगा दे। IS-10 ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको देना है। अच्छा एक बताएं, इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका जाना जरूरी था या वो हादसा होना जरूरी था? हमारे साल में हादसा हमारे साल में होना जरूरी था। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर साल के बाद भी कह दे मैं पैसे दे दूंगी, तो क्या साल के एंड पर इंश्योरेंस केस जब साल के शुरू वाली बात पे राइज हुआ कि साल के दौरान हादसा हुआ है, इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हैं ना, तो इट मींस इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट, क्योंकि अगर बैलेंस शीट डेट पे भी एम्प्लॉय आ जाता तो भी हमें पता था इसने शायद आ ही जाना है, क्योंकि 10 जून से हमें तो डर सा लगा हुआ था पता नहीं क्या हो हमारा। तो इसलिए 5 अगस्त की डेट को तो IS-10 की वजह से बॉदरेशन में नहीं लाएंगे कि 5 अगस्त को ये नहीं कह देंगे सर अगला साल है, छोड़ने पर कोई और सवाल करते हैं। ये अगला साल नहीं है। IS-10 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में होती हैं। हमारा ईयर एंड भाई एक मिनट यार प्लीज ना, मुझे भी बोलने दिया करो थोड़ा। हमारा ईयर एंड 30 जून 2015 है, अभी तो 5 अगस्त 15 आई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके लोगों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो रही होती हैं। इसलिए हमारा साल हमारे हाथ में, कुछ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस कंपनी अगर अमाउंट बता दे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप बता दें वो सारी बातें जो हमने की थी। इधर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ICL, इधर जो है वो एम्प्लॉई है और इधर इंश्योरेंस कंपनी है। मुझे बता दें मैंने लायबिलिटी कितने की बुक की है, जो एम्प्लॉय को मैंने पैसे देने हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कितने की एंट्री की है? 12 की एंट्री कर ली है मैंने। अब मैं मुंह खोल के इंश्योरेंस कंपनी से कितने मांगने चला गया हूं, उसमें से वर्चुअली सर्टन कितने हैं? 14 उसने कहा है भाईजान टेंशन ना लो, जिगर है तू मेरा, 14 मेरी तरफ से ले ले। रिसीवेबल, डेबिट, एक्सपेंस, क्रेडिट। अब 4 बातें बता दें। नंबर 1, रीइंबर्समेंट को तब रिकॉर्ड करेंगे जब वर्चुअली सर्टन है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कह दिया मैं पैसे दे दूं तो उसी से तो लेने हैं। अब और कितना वर्चुअली सर्टन हो हमें, और इससे ज्यादा क्या यकीन आ सकता है? जिसने देने थे पैसे उसी ने कह दिया मैं दे देती हूं, तो वर्चुअली सर्टन हो गया। वर्चुअली सर्टन का लफ्ज तो मेरा नहीं ख्याल लिखा हुआ है, उसने एक लफ्ज उसकी जगह और लिखा हुआ है ना। वुड इफेक्ट ना बोलो ना यार, जो मेन लफ्ज है वो बोलो। हैज एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, तो एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी को लिखें वर्चुअली सर्टन।
प्रिंसिपली एक्सेप्ट शहर, एक बात मैं करता चलूं आपसे, ये जो हाँ वो तो मैं करने लगा हूं, वो तो मैं 4 बातें करके वो मैं करने लगा हूं। बिल्कुल आप लोग सही पहुंचे हो, मैं 4 बातें तरतीब से ला रहा था। पहली बात वर्चुअली सर्टन है, दूसरी बात P&L में नेट करके जाना है, तीसरी बात बैलेंस शीट में सेपरेट एसेट नजर आएगा, चौथी बात प्रोविजन सिर्फ उस हद तक रिकॉर्ड हो सकती है जिस हद तक रीइंबर्समेंट सिर्फ उस हद तक रिकॉर्ड हो सकती है जिस हद तक प्रोविजन रिकॉर्ड किया, उससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो इसलिए हम रिसीवेबल कितना बुक करेंगे, 12 का रिसीवेबल बुक करेंगे। चलो नोट कर लें, ये अगले पॉइंट की जनरल एंट्री है। अगले पॉइंट की जनरल एंट्री ये वाली है, जो तो पिछले की जनरल एंट्री थी ना। तो जनरल एंट्रीज अगर पेपर में मांगे तो ये पॉइंट 1 की जनरल एंट्री है, पॉइंट 2 की हमारा खर्चा होगा और इंश्योरेंस कंपनी देगी। पैसे तो हाँ, पैसे वो बिल्कुल ज्यादा दे रही है। इसमें होगा ये कि जब इंश्योरेंस कंपनी से 14 रुपए अगले साल आएंगे ना, तो 12 रुपए हम पहले ही खर्चा कम कर चुके हैं, 2 रुपए को हम इनकम में तब डाल लेंगे जब कभी आएंगे। पैरा स्टैंडर्ड का 53-54 पढ़ा था ना, उसमें लिमिटेशन है कि रीइंबर्समेंट को मैक्सिमम प्रोविजन तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। ओके अच्छा जी, 14 तो वर्चुअली सर्टन है, इंशाल्लाह मिलेगा। उस 14 में से 12 की एंट्री कर देते हैं, बाकी 2 भी वर्चुअली सर्टन है। बाकी 2 को ये नहीं कहते ना बाकी 2 वर्चुअली सर्टन नहीं है, तो 14 में 12 की एंट्री कर लेते हैं, 2 भी वर्चुअली सर्टन है, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ICL इज नेगोशिएटिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी। ICL फिर बहस कर रही है, क्योंकि इसने मांगा 18 हुआ है ना, अगला दे 14 रहा है, तो ICL ने फिर बहस शुरू कर दी। ICL इज नेगोशिएटिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी। एक और सवाल था, हम उस कंपनी के अब्बू के पास चले गए थे, लेकिन हम इन्हीं के साथ अभी फिलहाल बहस कर रहे हैं। ICL is negotiating with insurance company and it is a high chance that ICL would recover a further 2 million। जरा जाके ढूंढ लेते हैं। हाई चांस एसेट साइड है, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। हम नई इंश्योरेंस कंपनी से मांग रहे हैं पैसे, तो इसका मतलब है हमें रिसीवेबल है। तो अब एसेट साइड के अगर रूल में देखूं तो पैसे आना प्रोबेबल है, तो इसको क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। किसको, कॉन्टिंजेंट एसेट को। ये पेज 4 है, कॉन्टिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करेंगे। पता चल रहा, सीधी सीधी बातें होती हैं, वैसे को घुमाई फिराई नहीं कर रहा। ओके अच्छा, यहां पे रुक के ना हाउ टू राइट डाउन इन पेपर, उसके ऊपर भी बात कर लें। अच्छा मोहतरम, पहले तो यही लिख के आएंगे पॉइंट 1 के बारे में क्या लिख, पॉइंट 1 के बारे में क्या लिख के आएंगे। एज ऑन 30 जून या फला तारीख कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर, पहले एक लाइन लिखाइएगा, द फाइलिंग ऑफ केस बाय एम्प्लॉई इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ये लाइन लिख के फिर ये शुरू कीजिएगा। एज ऑन 30 जून कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय बिकॉज इट, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया था आपको, सॉरी ये करवा दिया। आगे आगे आए, आगे अब आपने वर्चुअली सर्टन और कंटिंजेंट एसेट का लिखना है। क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 14 is accepted in principle by insurance company, therefore it will be taken as virtually certain to be। अभी रिकॉर्डेड का ना लिखें, क्योंकि इसमें एक और फड्डा भी है, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड, कुछ सब्र करें, ये लिखें। उसके बाद जो है वो आप कंटिंजेंट एसेट के बारे में लिखें, रिकवरी ऑफ द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ, ये 2 ये वाला है, 14 में से बचा हुआ 2 नहीं है, उसकी टेंशन ना लें। ये जो ये वाला 2 है, इसकी बात कर रहा हूं। नहीं 18 में से तो असल में 2 को आप इग्नोर ही कर दें। 18 में से मैं ना 2 की बात नहीं करना चाह रहा था। अगर आप लोग उस साइड पे बात लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर मैं भी ज़्यादा वैसे तफसील में नहीं जाना चाह रहा था। 18 में से अगर 18 के आपने हिस्से करने हैं तो फिर इस तरह कर लें, हमने क्लेम कितना किया है, 18। सोच के मेरी बात का आप लोग जवाब दिया करें। हमने क्लेम कितना किया है,
18, वर्चुअली सर्टन 14, 2 क्या है, प्रोबेबल। बाकी 2 के बारे में सवाल साइलेंट है, तो आपको पता है जिसके बारे में साइलेंट होता है उसको हम इधर से भी आगे उठा के फेंकते हैं, फिर हम आगे उठा के फेंकते हैं। तो इसको आप पॉसिबल कर दें, रिमोट कर दें, वो आपकी मर्जी है। पॉसिबल कर दें, रिमोट कर दें, आपकी मर्जी है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इंश्योरेंस कंपनी इतनी लिफ्ट कराएगी, क्योंकि वो 2 के ऊपर ही पहले फटा डाले बैठी है, तो बाकी 2 उसने कहाँ से देने हैं आपको। तो बाकी 2 को अगर आप इधर डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इस 2 की कोई खास जरूरत भी नहीं, करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, को इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ, ये 14 वर्चुअली सर्टन जरूर लिखने, लेकिन एक छोटी सी बात लिखानी है कि ये 14 वर्चुअली सर्टन जरूर लिखने, लेकिन इतनी सी बात लिखानी है कि फिलहाल रिकॉर्ड कितना होगा, 12 रिकॉर्ड होगा। हमने मांगा कितना, हमने मांगा कितना, 18। उन्होंने देना कितने, 14 में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन एहतियातन मैं कहता हूं एंट्री 12 की किया करें, स्टैंडर्ड ने कहा है। बाकी 2 भी वर्चुअली सर्टन है। बाकी 18 में से 14 वो दे देगा इंशाल्लाह। बाकी 4 मैं लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे हाई चांस लग रहा है कि लड़ के 2 तो ले ही लूंगा, बाकी 2 को छोड़े परे। तो इसलिए 14 को वर्चुअली सर्टन लेंगे और 2 को प्रोबेबल लेंगे, और एज अ कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। रिकवरी टू द क्लेम ऑफ ₹2 मिलियन, ये वाला 2, ये 2, उसके वाला 2 की मुझे टेंशन नहीं है, वो वर्चुअली सर्टन ही है। इज देयर फॉर अ कंटिंजेंट एसेट वुड बी डिस्क्लोज गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट। बाकी अगर कोई 2 के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं तो वो फिर आप इस 2 के बारे में छोड़े, पर लिखना है तो लिखने, रिकवरी इज रिमोट देयर फॉर इट वुड, तो इसको लिफ्ट नहीं करानी। इन द एंड, क्योंकि ये सिनेरियो रीइंबर्समेंट वाला भी था, तो ये 2-3 लाइनें भी लिख के आनी है। नाउ कंपनी शुड रिकॉर्ड अ सेपरेट एसेट ऑफ ₹12 मिलियन। नाउ कंपनी शुड रिकॉर्ड एसेट, ये वाला होता है, शुड रिकॉर्ड अ सेपरेट एसेट ऑफ ₹12 मिलियन इन द SOCI प्रोविजन ऑफ 12 may be presented net of reimbursement amount of 12. The amount recorded in respect of reimbursement shall not exceed the amount of provision. तो ये बातें भी लिख के आएंगे। क्लियर? तो सुबह से जो मैं आपको सिनेरियोस करा रहा था उसमें शायद हमारे खिलाफ ही केस हो रहा था, लेकिन ये ऐसा सवाल आया कि हमारे खिलाफ भी केस हुआ है, आगे हमने भी किसी से उम्मीद लगाई है, तो फिर हमें इसमें देखें काफी सारी चीजें टच करके आनी पड़ी। प्रोविजन भी टच करके आनी पड़ी, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी डिस्कस करके आनी पड़ी, वर्चुअली सर्टन भी डिस्कस करके आना पड़ा, और ये भी डिस्कस करके आना पड़ा, कंटिंजेंट एसेट, और रीइंबर्समेंट भी डिस्कस करके आना पड़ा। बड़ा खूबसूरत सवाल है, बताने बता दो, कोई मसला नहीं। अगला पॉइंट 3, ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय लेबर यूनियन। फटा वही चल रहा है। ये एक मुझे वाहिद सवाल पास पेपर में ऐसा मिला जिसमें एक ही लाइन में वो तीनों को एक ही सिनेरियो डाल के असल में कवर कर रहा है और बात उसकी खत्म ही नहीं हो रही। ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय लेबर यूनियन, लेबर यूनियन के चंद बंदे आ गए कि भाईजान एक बंदे के साथ हो गया, कल कल को बाकियों के साथ भी हो जाना है, तो आप लोगों का कोई हमें यकीन नहीं। तो मैनेजमेंट डर गई है उनसे। मैनेजमेंट कंसिडरिंग टू पे द अफेक्टेड वर्कर एन अमाउंट ऑफ 15 लाख। मैनेजमेंट ने कहा ये पैसे पूसे कोर्ट जो डिसाइड करेगा ये लगे, 15 लाख हम इसको अपनी तरफ से देंगे, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। इन एडिशन टू कंपनसेशन डेट मे बी अवॉर्डेड बाय कोर्ट इन पॉइंट 1। कोर्ट जो पैसे देगा उसके अलावा इंशाल्लाह हमने कंसिडर कर लिया कि इनको पैसे देंगे, और लेबर यूनियन को बता भाई वी आर कंसिडरिंग ओनली, वी हैव येट नॉट कम्युनिकेटेड। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ही नहीं है आपकी, लीगल तो वैसे ही कोई नहीं है। लीगल तो होगी तो ये वाली होगी ना जो उसने केस किया हुआ है हमारे खिलाफ। तो लेबर यूनियन के आने पे हमने प्रेशर लिया और हम ये सोच रहे हैं, भाई कोई क्लास एक्स्ट्रा बात नहीं करनी आपने एंड तक, आपके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं। अच्छा, तो हमने लेबर यूनियन, भाई फ्यूचर्स का स्टेक लगा होता है सबका, और आप लोग जो है वो बात सुनने दिया करें, सारों को समझने भी दिया करें। अगर आपका नहीं दिल तो आप लोग जाएं। 15 लाख रुपए लेबर यूनियन के बंदों ने जो है वो मांगे हैं। जो 15 लाख रुपए लेबर यूनियन के बंदों ने मांगे हैं वो हमने कंसिडर कर लिया कि हमने देने हैं। मुझे बता दें क्या कम्युनिकेट किया है? अब ये वाला लिख के आएंगे। लो जी, सब कुछ ही आ गया इधर, तो वो भी ये भी सारी चीजें इस सवाल में डिस्कस हो गई।
द ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट ऑफ 15 लाख इज नीदर लीगल एज द मैटर इज स्टिल अंडर and no formal announcement is made, therefore no provision, no disclosure is required in this respect. Okay. पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 3 का 2. ये 31 दिसंबर 18 का सवाल है. इन अक्टूबर 18, उसकी ना रिवीजन हो जाएगी जो भी पढ़ा उसकी. इन अक्टूबर 18 साल खत्म होने से 2-3 महीने पहले ओएल वॉज सूड बाय अ कस्टमर. ओएल के खिलाफ केस हो गया. ओएल वॉज सूड बाय अ कस्टमर और उसने मुंह खोल के कितना मांगा है? 18 मिलियन. उसने 18 मिलियन मुंह खोल के मांगे ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. वो कहते हैं तुमने मुझे सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो है वो गलत सप्लाई किए हैं, तो मैंने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है. पहली जरा लाइन पढ़े. ओएल डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट. ओएल का काम क्या है? मेडिसिन वगैरह बेचती है और बीपी ऑपरेटर्स वगैरह, ब्लड प्रेशर के ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें बेचती है. ओएल इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 31 दिसंबर 18. तो इन अक्टूबर 2018 हमारे साल के दौरान ही, इन अक्टूबर 2018 ओएल वॉज सूड बाय अ कस्टमर. कस्टमर लिख लें, कोई हॉस्पिटल होगा मेरे ख्याल से, या हॉस्पिटल ही होगा. 18 मिलियन का बीपी ऑपरेटर्स किसी ने घर में तो नहीं लेके जाना, हॉस्पिटल लिख लें, कोई कस्टमर हॉस्पिटल होगा इसका. इन अक्टूबर 2018 ओएल वॉज सूड बाय अ हॉस्पिटल. डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने इसके खिलाफ केस कर दिया कि 18 मिलियन आप हमें दो, क्योंकि तुमने हमें सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई किए, जिसकी वजह से हमारे मरीजों के जो टेस्ट हैं, रिजल्ट हैं, वो सही नहीं आ रहे. बाय द एंड ऑफ ईयर, नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, बाय द एंड ऑफ ईयर, तकरीबन साल का एंड होने वाला था, अक्टूबर में ही हमें पता चल गया हमारे खिलाफ क्या हुआ है. ओएल कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर. ओएल ने कस्टमर को बता दिया वाया ईमेल, 5 मिलियन में दे रहा हूं, 5 मिलियन में दे रहा हूं. ये तो इसको वैसे आप कह सकते हैं प्रोविजन से भी आगे की अमाउंट है. ये तो एक कंफर्म लाइबिलिटी बन गई है, बस ईमेल के जरिए कम्युनिकेट कर दी, वर्चुअली सर्टन टाइप लाइबिलिटी बन गई है. बहरहाल तो ये तो लाइबिलिटी बुक करेंगे ही करेंगे. वाई? OL communicated to customer to pay, पे नहीं हुआ, to pay लाइबिलिटी है अभी, कि मैं तुम्हें पे कर देता हूं. अब ये तो बात तय हो गई कि अब मैंने तुम्हें पे कर देना है. ये कंस्ट्रक्टिव कोई नहीं है भाईजान. उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया है, वो तो उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में जाके, लीगल ऑब्लिगेशन है. अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट मांगा कितने? 18. ईमेल से हमने कितना कंफर्म कर दिया? फड्डा किसका रह गया? 13 का. इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 13, ओएल के लॉयर का ख्याल है that there is 70% chance that court would award 6 and 30% chance that court would award ₹4. भाईजान ये 70-30 केस हारने जीतने वाला नहीं है. ये केस हारने जीतने वाला नहीं है. इसकी खासियत सुन ले मेरे से किसी तरह आज, ये रुपीस के साथ जुड़ा होता है. ये रुपीस के साथ जुड़ा होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि लॉयर कह रहा है 70% चांस है कि आप केस हार जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है. कोर्ट वुड अवार्ड का मतलब है आपने हारना ही हारना है केस. कोर्ट वुड अवार्ड का मतलब है आपने केस हारना ही हारना है. ये जो आप परसेंटेज हमें दे रहा है, ये केस हारने जीतने वाले नहीं दे रहा. इस तरह नहीं लिखा हुआ कि ओएस लॉयर एंटिसिपेट दैट देयर इज 70% चांस दैट यू विल लूज द केस. और एंटिसिपेट के लफ्ज पे भी आपने कोई डिसीजन नहीं लेना. उसका ख्याल है, उसका ख्याल है कि कोर्ट अवार्ड कर देगा. इसका मतलब है हम लायबल तो फील करें. अब फड्डा सिर्फ किसका है? कि रिलायबल एस्टीमेट नहीं लग रहा. उसके लिए उसने 2 ऑप्शंस दे दी. कहता मेरा 70% चांस है कि 6 मिलियन देने पड़ेंगे, बाकी 30% चांस मुझे लग रहा है कि 4 मिलियन देने पड़ेंगे. तो मोस्ट लाइकली कौन सा वाला है, यानी बड़ी परसेंटेज के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? 6 मिलियन. तो छोटा सा लेफ्ट पे लिख लें, मोस्ट लाइकली 6 मिलियन के साथ. 5 मिलियन इसके अलग है वो. हाँ ठीक है, वो मैं बात कर लेता हूं आपसे, वो मैं बात कर लेता हूं यार. अगर ज्यादा बारीकी में जाने तो कोई मसला नहीं. वो असल में ना स्टैंडर्ड ने कोई खास डिस्कशन नहीं की इधर वर्चुअली सर्टन की. देख लें जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसने वर्चुअली सर्टन की डिस्कशन नहीं की. इधर आप देखें 3 डिस्कशंस हैं.
वर्चुअली सर्टन, प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट। इधर 3 डिस्कशंस हैं और इधर देखें, इधर सिर्फ प्रोबेबल है, पॉसिबल है और रिमोट है। वर्चुअली सर्टन कुछ उसने बनाया नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया था वैसे। लेकिन अगर आप वर्चुअली सर्टन की कहीं प्रोविजन ना बनाए, प्रोविजन एक टाइमिंग और अमाउंट उसकी अनसर्टन होती है, तो अगर जो 5 मिलियन इसने ईमेल से भेज दी, अगर आप उससे कह रहे हैं सर टाइमिंग और अमाउंट भी हमें तो अनसर्टन अब नहीं लग रही, उसने तो मुंह से कह दिया 5 दिन है, तो उसको प्रोविजन की बजाय उसका अच्छा नाम लायबिलिटी भी रख दें तो कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए अगर वर्चुअली सर्टन आप किसी लायबिलिटी को कह दें तो फिर मेरा ख्याल से उससे प्रोविजन ना ही कहें, फिर उसको फिर लायबिलिटी का लफ्ज़ लिख दें, उसके लिए इतना कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से आईकेएफ ने भी स्टैंड में शायद ये जो 5 मिलियन ईमेल वाला था, इसके साथ लायबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ था। तो अब तो शायद ये 5 मिलियन जो ईमेल से मैंने कम्युनिकेट किया है, उसमें तो मुझे शक ही नहीं कि मैंने देना है, क्योंकि मैंने खुद मुंह से कह दिया कि मैंने देना है। उसकी टाइमिंग भी मुझे ही पता होगी, मैंने ईमेल किया, और उसकी अमाउंट भी मुझे पता होगी। तो शायद प्रोविजन से भी पीछे वापस आ जाएं। जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था लायबिलिटी की, तो टाइमिंग और अमाउंट सर्टन होती है। लायबिलिटी की टाइमिंग और अमाउंट सर्टन होती है। लायबिलिटी की एक शाख है प्रोविजन, जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन होती है। तो ज्यादा तफसील से बात करनी है तो 5 मिलियन को लायबिलिटी का लफ्ज़ आप लिख रहे हैं, प्रोविजन नहीं लिखना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस चीज पे वो इतना पनिश करेगा। अभी आप बेसिक IAS 37 के कॉन्सेप्ट के ऊपर रहें। अच्छा जी, OL लॉज द कंप्लेंट विद सप्लायर, ये अलग फड्डा है, ये कोई रीइंबर्समेंट वाली चक्कर शुरू होने लगा है। तो फिलहाल यहां तक डिस्कशन को क्लोज करके मुझे बताएं, मांगने वाले ने मांगा कितने? 18। अब तरतीब से चलेंगे ना। मांगने वाले ने मांगा कितने? 18। डन। क्लेम है 18। 5 कम्युनिकेट हो गया ईमेल के जरिए। उसके लिए लंबी चौड़ी मैंने बहस आपसे किया, लायबिलिटी का लफ्ज़ लिखना है लायबिलिटी लिख लें, प्रोविजन का लफ्ज़ लिखना है प्रोविजन का लिख लें, एंट्री होनी है इसकी, ठीक है। अगर आप ज्यादा बारीक बीन बनना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड में, तो फिर ठीक है, आप इसमें प्रोविजन का लफ्ज़ ना लिखें, आप एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कर दें, ताकि सर्टेनिटी आपको आ गई है। बहरहाल इसका भी खर्चा बुक होगा। नेक्स्ट, उसने कहा है कि 70% चांस है कि 6 मिलियन देना पड़ेगा और 30% चांस है कि 4 मिलियन देना पड़ेगा। तो अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालूं या मोस्ट लाइकली चला लूं? दोनों चल सकते हैं, मैं मोस्ट लाइकली चला रहा हूं। तो फिर कितना और देना पड़ेगा? 6। तो 6 की मैं प्रोविजन बनाऊंगा, जो कि लॉयर का अंदाजा है, और इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। अब टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? 11। टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? 11। 11 पे मुझे एतराज नहीं, उसमें थोड़ा सा तो मैंने कह दिया था, बाकी लॉयर ने कह दिया। मांगा उसने कितने? बाकी बहुत कोई लो चांस है, इस साइड पे डिस्कस करा या करें, पेपर में टाइम बचा तो बहुत लो चांस है कि बकाया भी देने पड़ेंगे। वो कितने? 7। तो इसको अगर आपने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में डालना है, इट्स अप टू यू, पेपर में टाइम हुआ तो लिखाइएगा इसके बारे में, इसकी भी एक चांस है। क्या 4 है? 4 है? 7 ही है। ओके। अब यार मेरे ख्याल से मुझे खोल के दिखाने की अब जरूरत नहीं है चीजें, अब आपको वो थोड़ी थोड़ी याद आ रही हैं, जरा खुद सोचें। एज ऑन 30 जून 2018 देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट इज डिफेक्टिव सप्लाई ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट बाय अस। ये पास्ट इवेंट है, और in this case the reliable estimate is 5 million, which is properly communicated by us. For this we may record our liability, and for the remaining amount the lawyer has anticipated that we will have to pay 6 million, so a provision should be recorded for rupees 6 million. And regarding remaining amount of 7 million, it may be disclosed as a contingent liability, giving brief nature of event and estimate of financial effect. Done. लेकिन अब प्लीज बता दें लायबिलिटी कितनी बुक हुई है? 11। प्रोविजन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, बट इट इज टाइमिंग का मसला है और अमाउंट का मसला है। तो टोटल लायबिलिटी मिला जुला के 6 + 5 बैलेंस शीट में 11 की नजर आएगी। ये क्या आ गया यार? OL चल रहा था और इसका कस्टमर चल रहा था, ये कहां से आ गया? OL और इसका सप्लायर।
मुझे ये लगता है कि ओएल जो है वो खुद सर्जिकल इक्विपमेंट ही बनाती होगी, ये भी किसी से खरीदती होगी। ओ डील्स, मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, ये भी कहीं से मंगवाती होगी। तो फर्ज करें ओएल जो है वो बेनजीर के बेटे का क्या नाम है, बिलावल, ओएल बिलावल है। तो ओएल बिलावल है, बिलावल के खिलाफ डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने केस कर दिया है, बिलावल भाई आपने जो कारोबार शुरू किया ना सर्जिकल इक्विपमेंट का, तो वो सर्जिकल इक्विपमेंट आप हमें खराब दे रहे हैं। तो बिलावल ने जापान में जो फिलिप्स कंपनी है उसके पास जाने लगा। अब ये पढ़िएगा, ओएल लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद अ सप्लायर इन दिसंबर। ओ भाईजान ये IS-10 को टच ही नहीं करना चाह रहा इधर। हो सकता है अगली लाइन में वैसे उसने कोई बात की तारीख लिख दी हो, हमारे साल की बात की तारीख अभी तक मुझे नजर नहीं आई जिसकी वजह से मैं IS-10 के चक्रों में पढ़ूं। हमारे साल की कोई तारीख नजर आई तो IS-10 को फिर डिस्कस कर लूंगा कि एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है। OL lodged a claim with supplier in December 2018. The supplier principally accepted the claim in जनवरी 19 लिखा होता तो फिर मैं कह देता हल्का सा लिखा है IS-10 है, लेकिन सप्लायर ने एक्सेप्ट कर लिया, बस शायद फौरन ही एक्सेप्ट कर लिया। तो सप्लायर एक्सेप्टेड द क्लेम, एक्सेप्टेड द क्लेम, उसने मुंह से कह दिया मैं देता हूं। नो क्या हो गया, वर्चुअली सर्टन। हाउएवर, आपको पता है हाउएवर हमारी तो आदत होती है पीछे पड़ने की। हाउएवर ओएल इज लडिंग, ओएल लड़ रहे, नहीं यार ना ना जिगर नहीं यार, नो नहीं, थोड़ा ज्यादा कर लो, थोड़ा देखना मेरे भी बच्चे हैं, थोड़ा ज्यादा कर, बिला शादी नहीं अभी। अच्छा, हाउएवर ओएल इज स्टिल लडिंग विद सप्लायर एंड इट इज हाई चांस दैट ओएल वुड रिकवर अ फर्दर सम ऑफ 3 मिलियन। अब मांगा मूंगा कोई नहीं इसने, इधर ये नहीं लिखा हुआ मांगा कितने मुंह खोल के, इधर बस 2 अमाउंट्स बता दिए कि कितना कंफर्म मिलना है और कितना प्रोबेबल है। अब जो है ना भाई जहन में रखिएगा, 11 की लाइबिलिटी है, 6 जमा 5। अब मैं डरते डरते अगर रिसीवेबल बुक करूं तो मुझे 9 का रिसीवेबल बुक करते हुए कोई मसला नहीं है। सलाम नहीं, वो क्या कहते हैं आज इसीलिए शायद ठीक है। अच्छा तो अच्छा अब जी रिसीवेबल बुक करना है हमने, रिसीवेबल बुक करना है। कितने पे रिसीवेबल बुक करना है, 9 पे रिसीवेबल। लेकिन इसमें तो टेंशन ही नहीं, उधर 11 पड़ा हुआ है, इधर आप 9 बुक कर रहे हैं, तो टेंशन है कि ज्यादा अमाउंट रिसीवेबल में ना चली जाए। तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं कि ज्यादा अमाउंट रिसीवेबल में चली जाए। तो इसलिए सारी डिस्कशन अब वर्चुअली सर्टन वाली भी होगी, कॉन्टिंजेंट एसेट वाली भी होगी। कॉन्टिंजेंट एसेट भी है मेरे भाई इधर, ये 3 रुपए उसने देने का वादा किया है, वादा नहीं किया सॉरी, प्रोबेबल है, और इसको डिस्क्लोज करेंगे। और उसके बाद आखिरी बात, एसओसीआई में बोले ना दोनों को क्या शो करेंगे, खर्चा कितना है, खर्चा 11 और खर्चा उलट कितना रहे, तो 11 माइनस 9 2 का। अच्छा, और उसके बाद बैलेंस शीट में ये सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में ये सेपरेट। तो वही सारी डिस्कशन यहां भी लिखनी थी। अब कौन कौन सी डिस्कशन लिखेंगे, प्रोविजन के बारे में लिखेंगे 6 और 5 का मिला के। अच्छा, उसके बाद कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं अगर टाइम बचे 7 का। अच्छा, रिसीवेबल के बारे में वर्चुअली सर्टन 9 का लिखेंगे और कॉन्टिंजेंट एसेट 3 का लिखेंगे, कॉन्टिंजेंट एसेट 3 का लिखेंगे। और इन द एंड, हाँ जी, प्रोबेबल का मतलब होता है मिल तो जाएगा नहीं, प्रोबेबल का मतलब होता है हाई चांस है। एसेट वाली साइड पे जब प्रोबेबल हो तो इसको डिस्क्लोज करते हैं। अच्छा, ओके,
एसी एसी चला। अच्छा, मैं आपसे आज एक टेस्ट लेता हूं, एसेट वर्चुअली सर्टन होता है, ठीक है, या प्रोबेबल होता है, या पॉसिबल। रिमोट तो छोड़ें, एसेट में तो पॉसिबल को ही हम फारिग कर देते हैं, तो रिमोट का क्या करना है। एसेट अगर वर्चुअली सर्टन हो तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अगर प्रोबेबल हो तो हम डिस्क्लोज करते हैं एज अ कॉन्टिंजेंट एसेट, और पॉसिबल हो तो इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपसे फिक्रे बोलने लगा हूं 5-6, आपने मुझे बताने कि इनमें से कहां फॉल करेंगे। अच्छा, द इंश्योरेंस कंपनी हैज एग्रीड टू पे द अमाउंट वर्चुअली सर्टन। कई दफा इंश्योरेंस कंपनी के पास हम चले जाएंगे, या ओवर सप्लायर जिसके खिलाफ हमने केस किया है सर्जिकल में, ओवर सप्लायर हैज एग्रीड टू पे द अमाउंट वर्चुअली सर्टन। जज हैज डिसाइडेड द केस इन आवर फेवर virtually certain. Judge has decided the case in our favor. Court has decided the case in our favor. Virtually certain. ये 3-4 सूरतें होती हैं, ये 3 ही जो मैंने मिसालें दी हैं, इसी को आपने वर्चुअली सर्टन में डालना है। अगली बात सुनिएगा गौर से, our lawyer is confident that we will win the case. Excellent. हमारा लॉयर जबान भी दे देना, हमारा लॉयर जबान भी दे देना, और भाईजान आप परेशान ना हो, ये केस हम जीतेंगे, फिर भी आपने वर्चुअली सर्टन नहीं कहना। ना सप्लायर मान रहा है, ना इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, ना जज मान रहे। तो अगर कभी आ जाए ना कि हमारे वकील को our lawyer is sure that we will win the case, स्टिल हम इसको किस में डालेंगे, हाँ हाई चांस है, अल्लाह का शुक्र है हाई चांस है हमारे केस जीतने का, 90-95% चांस है केस जीतने का, 100% चांस नहीं है फिर भी। क्लियर? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, इंशाल्लाह किसी सवाल में आएगा बीच में। क्वेश्चन 6 को मैं बेहतरीन सवाल कहता हूं, बिकॉज इस सवाल में 2 ब्यूटीज हैं जबरदस्त किस्म की। क्वेश्चन 6 में पहली ब्यूटी इसमें यह है कि यह सवाल 2 साल का सवाल है, 2 साल का। अगली ब्यूटी इस सवाल में यह है कि सवाल वाहिद आईकेप की हिस्ट्री का ऐसा सवाल है जिसमें डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स गिवन है। डेट ऑफ ऑथोराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय डायरेक्टर्स गिवन है। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, उसको डिस्क्लोज करें, लेकिन सवाल में फिलहाल डिस्कशन कोई और है। डिस्कस गिविंग रीजंस हाउ ईच ऑफ द अबव इशू शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30/2000 एंड 30/2000 in accordance with the requirements of IFRS. Assume that NL's financial statements are authorized for issue 3 months after the year end. ठीक है, तो पहले मुझे रिक्वायरमेंट समझा दें। तीस 16। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब ऑथराइज की? 30 सितंबर 15। और इस साल की कब ऑथराइज की? 30 सितंबर 16। तो रेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं हमारा साल खत्म होने के कितने महीने बाद डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर देते हैं? 3 महीने बाद। चलें जी, अब पढ़ लें। इन जुलाई 14 इन जुलाई 2000 भाई सारे वॉल्यूम जरा लो रखिएगा, बोल। इन जुलाई 2014 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर। सप्लायर से हम चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं? कस्टमर को बेचते हैं, सप्लायर से
खरीदते हैं। इन जुलाई 14 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एनएल का कारोबार इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल्स। तो बैटरी और केमिकल्स का कारोबार है। तो बैटरीज अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई मटेरियल, सेल्स वगैरह चीजें डालनी पड़ती होंगी, वो हम किसी से खरीदते होंगे। इन जुलाई 14 एनएल एंटर्ड इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। जुलाई 14 में हमने किसी सप्लायर से कह के इंशाल्लाह 2 साल तक हम तेरे से खरीदा करेंगे रॉ मटेरियल बैटरीज बनाने का, तो रिलैक्स रहे। विद इफेक्ट फ्रॉम यकम नवंबर 14, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम नवंबर 14, यकम नवंबर 14, नवंबर दिसंबर फिर जनवरी फरवरी, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम नवंबर 14 द सप्लायर स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लायर ने कहा भाईजान बस आज के बाद मैं आपको कोई चीज नहीं बेचूंगा। द सप्लायर स्टॉप द सप्लाई ऑफ, उसने रॉ मटेरियल हमें देना बंद कर दिया। एंड डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ 30%। कहता है बहुत महंगाई हो गई है, जो मैं तुझे चीजें लाख रुपए की बेचता था वो 1,30,000 की खरीदनी है तो खरीद, नहीं तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं वारा खा रहा। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस भी बन सकता था अगर कोई पेनल्टीज और वो डेटा दिया होता। वो डेटा दिया ही नहीं इसने, वो डेटा दिया ही नहीं, पेनल्टीज वगैरह और इफ ऑनर इफ कैंसिल डेटा ही नहीं दिया इसने। अच्छा, फ्रॉम यकम नवंबर द सप्लायर स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लायर ने रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद कर दी। एंड डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ 30%। अब हमारा बड़ा कारोबार था, शायद हमने लोगों से आगे सोचा हो कि यार इस चीज को बैटरीज बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब हमें एकदम किसी ने आके बताया कि हम तुम्हारी सप्लाई बंद कर रहे हैं तो हम तो परेशान हो गए। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, हमारी खरीदने वाली चीजें अब हमें उस बंदे से नहीं मिल रही। ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई एनएल वाज अनएबल टू मीट इट्स ऑर्डर्स। मेरे अपने जो बैटरीज बना के बेचने थे वो ऑर्डर अब पूरे नहीं हो रहे। हो सकते मैंने होंडा को बैटरीज बेचनी हो, टोयोटा को बैटरीज बेचनी हो, मेरे वो वाले ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। एनएल फाइल्ड अ सूट, मैंने केस कर दिया। मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैंने केस कर दिया क्लेमिंग डैमेजेस ऑफ 40 मिलियन। मैंने 40 मिलियन मुंह खोल के मांगा, मैंने केस किया है 40 मिलियन। ठीक है जी, मैंने केस कर दिया उसके खिलाफ, 40 मिलियन मैंने मांगा फ्रॉम द सप्लायर। ऑन 15 जून 2015 एनएल फाइल्ड अ केस ऑन 15 जून 15। उसने सप्लाई बंद कब की? नवंबर में। और मेरे जैसे सुस्त बंदे ने उसके खिलाफ केस कब किया? जून में जाके। जून में जाके मेरी बस होगी, मैंने कहा तेरे खिलाफ मैं केस कर रहा हूं, देखी जाएगी जो है। अभी तक IS 10 को कोई लिफ्ट नहीं कराया, अभी तक IS 10 की शायद कोई लिफ्ट की जरूरत है। हमारे साल ही सब कुछ हो रहा है। जून में मैंने उसके खिलाफ केस कर दिया। ऑन 30 जून 15 स्टिल हमारे साल ही। ऑन 30 जून 15 लॉयर का ख्याल है that NL would be awarded damages up to 60% of। लॉयर का ख्याल है कि हमें दे दिए जाएंगे डैमेजेस क्लेम का 60%। याद रखिएगा ये भी रुपीस के साथ परसेंटेज मिल रही है। क्लेम होता है रुपीस में, क्लेम का, लेकिन वो 60 और 40 अलग अलग नहीं दी, बस सादा से उसने बात कर दी तुमने जो मांगे है ना, तुम्हारे मांगे हुए का 60% वुड बी अवॉर्डेड, तुम्हें मिल जाएगा, परेशान ना हो। बताएं तो 30 जून को लॉयर जब ये फिक्रा बोलेगा कि इट वुड बी अवॉर्डेड, परेशान ना हो सेठ साहब, वुड बी अवॉर्डेड ये दे दिया जाएगा, तो मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी, मुझे कंफर्म तो फिर भी नहीं है, पता नहीं अगला बंदा पैसे दे ना दे। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि प्रोबेबल है मिलना, तो एसेट वाली साइड में प्रोबेबल हो, तो अभी तक मुझे कंटिंजेंट, लेकिन सबर। ऑन 5 जुलाई 16 नीचे वाले, ऑन 15 अगस्त 16, भाई ये तो बहुत आगे निकल गया है। 15 अगस्त 16 बहुत आगे चला गया। इसका मतलब है पहले जरा इस सवाल का तो मुझे सोल्यूशन कर लेने दें, ठीक है। अब मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आप जब यहां खड़े थे और यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, या यहां तक आपके हाथ में थी, जो भी समझ लें, यहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में थी, यहां तक क्या क्या हुआ है?
2 साल का मुआहदा पकड़ा है कि तुमसे बैटरीज का मटेरियल खरीदा करूंगा। 1 नवंबर को उसने हैंड करा दिया, उसने कहा आज के बाद मैं तुझे सप्लाई करना बंद कर दूंगा। जून में मैंने उसके खिलाफ केस किया। 30 जून को मेरे लॉयर ने कहा कि भाईजान आपको पैसे मिल जाएं, इसका इंशाल्लाह वुड बी अवॉर्डेड, आप परेशान ना हो, जितने पैसे आपने मांगे हैं इसका 60% आपको मिलेगा। मुझे बता दें मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने तक और कुछ सवाल ने बताया? शायद आईकैप के सवाल की ये भी ब्यूटी थी कि जब अगला साल शुरू होता है ना तो आईकैप ने पैरा नंबर बदल दिया, ज्यादा भी कंफ्यूज नहीं किया। जब अगला साल की कोई बात शुरू हुई है ना तो उसने पैरा ही बदल दिया, एक बार खत्म करके फिर अगला पैरा शायद अगले साल के लिए लिखा है, लेकिन आईकैप पे कोई एतबार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस सवाल में उसने ऐसे किया था। तो वैसे मुझे बता दें, हम तो लॉजिकली बात कर रहे हैं, यहां तक आपके सामने सिर्फ क्या सिचुएशन है, जब 30 सितंबर को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज रहे होंगे, सिर्फ 30 जून की लॉयर वाली ओपिनियन आपके सामने होगी। आपको तो और कुछ नहीं पता होगा, आपको तो नहीं पता कि 25 अगस्त को कोर्ट ने क्या फैसला सुनाना है। आपको इस डेट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर ऑथराइज कर रहे होंगे, तो लेटेस्ट मेरे ख्याल से 30 जून को लॉयर ने बस मशवरा दिया हुआ है, वो अवेलेबल है। तो उसकी बुनियाद पे बताएं, यहां पे खड़े होके लॉयर के मुंह से कहना वुड बी अवॉर्डेड हो रहा है और जज का कह देना वुड बी अवॉर्डेड, वो फिर और शायद होता। तो ये तो लॉयर ने हमारे क्या वुड बी अवॉर्डेड। तो बता दें जी, ये एसेट वाली साइड है लायबिलिटी वाली। लॉयर सेड दैट वी वुड बी गिवन, इसका क्या मतलब होगा? प्रोबेबल। तो प्रोबेबल का क्या मतलब? कंटिंजेंट एसेट। कितने एसेट बनाना नहीं, एसेट डिस्क्लोज करना है। मांगा कितना? 24 मिलियन का कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज कर दें कि हमारा ख्याल है हमें 24 मिलियन मिल सकता है। डन। आगे चलें। अच्छा, अब इस पे लिख के क्या आएंगे यार? ये वाला बस ये कंटिंजेंट एसेट, बस ये वाला कंटिंजेंट एसेट वाला, नीचे वाला ये वाला ना। अच्छा मेरा हाथ इधर, कंटिंजेंट एसेट। आगे चलें। ये तो 30 जून 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग बना के लिखाएंगे। अब कौन सी हेडिंग? 30 जून 16 की फाइनेंशियल। 30 जून 16 में देखें जी क्या हुआ। ऑन 15 अगस्त 16, ऑन 15 अगस्त 16 कोर्ट डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ अस। कोर्ट ने हमारे हक में केस डिसाइड कर दिया। सबर, पहले IAS 10 लगेगा। सर आपको कैसे पता चला? साल के बाद की डेट दी हुई है, साल के बाद की डेट दी हुई है। तो क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था मसला, या अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ? ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो कोर्ट केसेस कभी भी साल के बाद डिसाइड हो, जो साल से पहले हादसा हो चुका है, वो सारे के सारे क्या होंगे? एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट। तो पता कैसे चला एकदम चलते चलते मुझे कि IAS 10 लगाना है? हमारे साल के बाद की डेट दी हुई है सवाल में, तो हमारे साल के बाद की डेट का फड्डा ही ये होता है कि वो IAS 10 लगवाना चाह रहा है। अब इस दिन जी कोर्ट का फैसला आ गया, तो क्या मतलब इस दिन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, क्योंकि पहले से ये मसला चलता ही आ रहा है। तो एडजस्टिंग इवेंट डिसाइड हो गया, पहली तो ये बात होगी। अगला सवाल, कोर्ट डिसाइडेड दैट हमें जुर्माना दो तुम 30 मिलियन। कोर्ट ने उसे कहा इसे जुर्माना दो 30 मिलियन। अब आप टेंशन ना ले, पिछले साल 24 मिलियन का कंटिंजेंट एसेट वो तो वैसे ही डिस्क्लोज किया हुआ था। एंट्री उल्टाने की कोई जरूरत नहीं है, एंट्री तो की नहीं, तो उल्टाने की क्या जरूरत है? आपने तो पहले ही उम्मीद दिलवाई हुई थी लोगों को। क्या उम्मीद दिलवाई हुई थी? अब उन्हें क्या बता दो कितना मिलना है? मिल गया या मिलेगा? और भाई 15 अगस्त का फैसला आया, अभी कहां मिला होगा? हमारे साल के बाद फैसला आया, अभी कहां मिला होगा? और वैसे भी कुछ और लिख, डिसाइडेड द एंड अवॉर्डेड डैमेजेस, अवॉर्ड कर दिया, यानी मेरे ऐलान कर दिया कि मुझे इतना मिलेगा। आप बता दें ये वर्चुअली सर्टन है? सवाल में एक लाइन लिखा हुआ है कोर्ट हैज अवॉर्डेड, तो वर्चुअली सर्टन है। तो वर्चुअली सर्टन होने की वजह से कंटिंजेंट एसेट नहीं रहेगा, इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, रिसीवेबल डेबिट 30 जी। फैसला तो 15 अगस्त को होगा, तो कैश डेट 17 से चला गया। फैसला किस दिन आया है? किस साल का? पुराने केस का। क्या अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में हैं?
16 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये होगा, 15 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये होगा। फैसला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑथोराइज होने से पहले पहले आना चाहिए। तसल्ली से बात दोबारा सुन लें। 2 सालों का सवाल है। एक साल है 30 जून 15 और एक साल कौन से 30 जून 16। 30 जून 15 के अकाउंट्स कब तक हमारे हाथ में थे? 30/9/15 तक जो कुछ भी हो जाए, 30/9/15 तक। आपने क्लास मिस की हुई है ना मेरे ख्याल से, बोलिए। हाँ, मैं भी कहूँ अच्छी भली बात हुई इन चीजों पे। अच्छा, 30/9/15 तक कोई भी बात हो जाए 3 महीने में इस साल की, तो उसे मैंने कहा था इसी साल में जाकर रिकॉर्ड कर दें। इफ इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, तो इसको इस साल में कर दें। लेकिन वो तो हमारे साल बस लॉयर ने एक मशवरा दिया था, उसको हमने कंटिंजेंट एसेट बना दिया था। और 30/9/15 को जो यूजर्स के हाथों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी होंगी घर में, उनमें हमने ये लिख के भेजा होगा कि हमने केस किया हुआ है, तुम लोग दुआएं करो, इंशाल्लाह 24 मिलियन मिलने की उम्मीदें लगी हुई हैं। लेकिन हमने इनकम में बुक करके तुम्हें डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि जो चीज इनकम में चली जाती है फिर आगे डिविडेंड मांगते हैं यूजर। प्रॉफिट में नहीं डाला, क्योंकि याद रखिएगा जब ये इनकम में डालेंगे तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा आपको हुकूमत को इस पे। तो हमने इनकम में कोई नहीं डाला, हमने एंट्रियां कोई नहीं की हुई। जब अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के हाथों में गई तो यूजर तो खुश हो गए। उन्होंने कहा यार वो जो के आने की उम्मीद थी, अब वो तो कंफर्म हो गया आना, आ गया कहां, वो तो कंफर्म हो गया आना। तो इसलिए अब हम इससे कंटिंजेंट एसेट के तौर पर डिस्क्लोज करेंगे, या अगले साल जब पब्लिशिंग होगी तो इसकी एंट्री करके भेजेंगे यूजर को, एंट्री करके भेजेंगे। इसका सॉल्यूशन कौन सा सवाल है? इसके सॉल्यूशन में हेडिंग दी हुई है 15 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट नंबर बी, इनफ्लो इज प्रोबेबल एंड नॉट वर्चुअली सर्टन एज कंफर्म्ड बाय कंपनी लॉयर, सो एनएल शुड डिस्क्लोज कंटिंजेंट एसेट गिविंग द ब्रीफ नेचर अमाउंटिंग टू 24 मिलियन। ये जवाब आई के अपने 2-3 लाइनों का दिया हुआ है इस साल के बारे में हेडिंग डाल के। सिंस दिस इज एन एडजस्टिंग ईयर, थोड़ा सा टच कराया है IAS 10 का, क्योंकि साल के बाद आया ना, तो साल के बाद की डेट इंडिकेशन है IAS 10 टेस्ट कर रहा है। सिंस दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट टू ईयर एंड 30 जून 16, द कोर्ट हैज डिसाइडेड कि 30 मिलियन मिलेगा। आफ्टर कोर्ट ऑर्डर रिकवरी ऑफ 30 मिलियन इज एज अ रिजल्ट इट इज नो लॉन्गर अ कंटिंजेंट। ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, कोई पेपर में लिखना जरूरी नहीं, लेकिन समझने के लिए, एज अ रिजल्ट इट इज नो लॉन्गर अ, सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। 6 का ए, अंदर जाती जा रही हैं चीजें, क्या आवाज आ रही है? गर्मी लग रही है, स्वेटर उतार पहले भाई, एसी चलाओ, एसी चलाओ। देखो इससे भी फर्क पड़ता है कि टीचर को भी देख के गए तो बंदे को गर्मी लगती है। अच्छा, पॉइंट ए, उसकी पॉइंट ए पढ़ें जी। इन जुलाई 2015, अब ये बिल्कुल नया इवेंट है, ये जो पिछले सारे चीजें हो गई हैं जी। इन जुलाई 2000, ओ तेरी खैर, इन जुलाई 2015, इन जुलाई 2015 एनएल वाज सूड बाय अ कस्टमर, हमारे खिलाफ केस हुआ है बाय अ कस्टमर हु क्लेम डैमेजेस ऑफ 2 मिलियन। मुंह खोल के आपको पता है आजकल तो लोग 20-30-40 मिलियन इस वालों में मांग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हु क्लेम डैमेजेस ऑफ 2 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000 डिफेक्टिव बैटरीज इन, इस दिन केस हुआ कि तुमने जनवरी में बैटरीज गलत सप्लाई की हैं। इस दिन केस हुआ कि तुमने कब बैटरी सप्लाई गलत की हैं? तो जनवरी में हमने गलत बैटरी सप्लाई की हैं।
तो डज इट रिलेट टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्ट। जनवरी में गलत बैटरी सप्लाई की और केस इधर हुआ, तो ये तो एक लाइन बस लिखनी होती है, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। आगे हमारे खिलाफ केस हुए, अब हम भागे भागे किसके पास गए? एतजाज के पास। द लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड, एट दैट टाइम जब केस हुआ जुलाई में, उससे हमने मशवरा मांगा। लीगल एडवाइजर एट दैट टाइम एंटिसिपेटेड दैट इट इज प्रोबेबल दैट केस वुड बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कस्टमर। It is probable that case would be decided in favor of, ये probable है कि केस किसकी फेवर में डिसाइड होगा? In favor of customer। in favor of customer का मतलब होता है slash against us। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था इस लाइन में, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था इस लाइन में जो पिछले सवालों में नहीं हो रहा था। भाई ऐसे ही चलवाओ ना, मैंने कहा है आप थोड़ा सा उधर चले जाना, नहीं चल रहा। दरवाजा खोल दें भाई। जी चलें। इन जुलाई 2015 एनएल वाज सूड बाय कस्टमर, जिसने कितने पैसे मांगे? ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ दोज आर डिफेक्टिव बैटरीज इन जनवरी। हमने डिफेक्टिव बैटरीज उसे हमारे साल बेच दी थी, तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट हो गया। द लीगल एडवाइजर एंटिसिपेटेड दैट इट इज हाई चांस दैट केस वुड बी डिसाइडेड अगेंस्ट अस। इसको अगेंस्ट अस, आप बता दें हमारे खिलाफ केस डिसाइड होगा, इसका हाई चांस है। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है प्रोबेबल है, हमारे खिलाफ केस हुआ है, तो इसकी रिकॉर्ड होगी हजरात प्रोविजन, क्योंकि प्रोबेबल है। यार ये तो आगे इन मार्च 16 शुरू हो गया ना, वो तो अभी छोड़ें जरा। इन मार्च 16 ये तो बहुत आगे चला गया अभी। तो यहां पे खड़े होकर बता दें जुलाई में हमारे लॉयर ने क्या कहा? मार्च 16। ओ गुड, मार्च 16। मार्च 16 बहरहाल अगला साल है ना, तो मार्च 16 की टेंशन यहां पे तो ना लेना। तो जो यहां तक हो गया उसकी डिस्कशन फिलहाल मेरे से करें, जो यहां तक हो गया उसकी डिस्कशन करें। मार्च 16 तो फिर अगला सिनेरियो शुरू हो गया। बता दें कितनी लायबिलिटी बुक करूं? 2 मिलियन की लायबिलिटी बुक कर लेते हैं, जितनी उसने मांगा। लॉयर ने कहा मेरा ख्याल है कि आप हार जाओगे। इसमें लॉयर ने ये तो नहीं कहा 2 मिलियन में से इतना देना पड़ेगा, इस तरह तो नहीं कुछ बोला। देखिए कभी कभी सवालों में पता क्या आ रहा है, उसने 2 मिलियन मांगा, लॉयर ने कहा यू विल पे 40% ऑफ क्लेम। कई दफा ऐसे आ रहा है कि क्लेम का 40 दोगे, कई दफा लॉयर नहीं बता रहा, तो ठीक है जितना उसने मांगा उतना ही हमने देना होगा। तो बताएं जी इधर प्रोविजन कितने की बुक करें? 2 मिलियन की बुक करें। IS 10 भी थोड़ा सा लिख के आना पड़ेगा। सर आपको कैसे पता चलता है? भाई साल के बाद की डेट दी होती है, साल के बाद की डेट दी होती है, फिर हल्का सा IS 10 का टच लगाना पड़ता है। अगली बात, इन मार्च 16, इन मार्च 16 एन इंडिपेंडेंट टीम। अच्छा यहां पे एक ना मैं आपसे चीज पहले पूछ लूं कि आपका छोटा भाई है माशाल्लाह? अच्छा आपका छोटा भाई है माशाल्लाह, लक्ष्मी साथ बैठा है छोटा भाई। अच्छा तो
मुझे बताओ कि आपके छोटे भाई ने एक बात बताई आपको कि आपका फलां जगह पे, तो आपके छोटे भाई ने बताया, फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो 2-3 घंटे बाद अब्बू ने वही या कोई और बात बता दी, वही या कोई और बात बता दी, किसकी बात पे एतबार करोगे? अब्बू की बात पे एतबार करोगे। अच्छा इधर देखें जी, हमारे साल लॉयर ने कोई मशवरा दिया कि मेरे ख्याल से ये होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने से पहले पहले ही जज ने भी कोई फैसला सुना दिया, तो किसकी बात को वेटेज दें और किसकी बात को उड़ा के फेंक दें? जज की बात को वेटेज दें और लॉयर की बात को उड़ा के। ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो अब जरा पढ़िएगा, ये एक वाहिद खूबसूरत ऐसा सवाल है। जब से हमने सवाल शुरू किए हैं, पिछले सवाल पता क्या होते थे? पिछले सवाल होते थे उसमें लॉयर मशवरा देता था, आगे जज का फैसला नहीं आता था। ये वाहिद ऐसा सवाल है इसमें जज लॉयर एक मशवरा देने लगे और आगे जज का फैसला आने लगे, तो लॉयर की बात मैं आपको समझा तो देता हूं लेकिन फैसला आगे जज का आने वाला है, माननी मुझे वही पड़ेगी। लेकिन समझने के लिए लॉयर का मशवरा सुन लें। इन मार्च 16 एक इंडिपेंडेंट टीम यानी कि जो ना नेपच्यून की थी और ना कस्टमर की थी, कोई इंडिपेंडेंट टीम थी। एन इंडिपेंडेंट टीम सबमिटेड अ रिपोर्ट टू कोर्ट, उसने कोर्ट को एक रिपोर्ट पेश की शोइंग दैट 80% ऑफ द बैटरीज वर नॉट फॉल्टी। उन्होंने कहा जी 80% जो बैटरियां थी 2000 में से 1600 बैटरीज वर नॉट फॉल्टी एंड देयर वर माइनर डिफेक्ट्स इन बाकी 400, बाकी जो 400 बैटरीज थी उनमें क्या थे? माइनर डिफेक्ट थे। एज अ रिजल्ट कंपनीज लॉयर ने कहा यार जबरदस्त हो गया यार, इंडिपेंडेंट टीम तो अपनी लिख लिया, डिपेंडेंट लगता है। अच्छा एज अ रिजल्ट द कंपनीज लॉयर ने ओपिनियन फॉर्म की that it is highly unlikely that court would award a compensation to इस लाइन का एक तसल्ली से समझें इस लाइन को, कभी कभी ऐसी लाइन आ जाती है, तसल्ली से समझ लें। इस लाइन का मतलब बताएं कि हमने इस लाइन का मतलब बताएं कि इन सारे सिनेरियोज में से कहां फॉल कर रहे हैं, तसल्ली से देखें। यार अगर कभी ऐसा फिक्रा कंफ्यूज करे ना तो हम ये करते थे कि अन को जरा ना मिटा के पढ़ते थे, अन को मिटा के पढ़ते थे और इसकी उर्दू कर लेते थे और उर्दू में बाद में नहीं डाल देते थे ताकि अन वाली बात आ जाए। तो नहीं तरतीब तो भाई हर बंदे, कुछ लोग हैं जो फौरन समझे बैठे हैं, हम ऐसे ही जरा कुछ देसी इंग्लिश सीखी हुई हमने, हम आपस में बातें कर ली, कुछ समझे बैठे हैं, उनकी मुझे टेंशन नहीं है। तो मेरे जैसे बैठे हुए उनको जरा अन हटाएं, जरा पहले जरा पढ़ लेते हैं हो गया रहा है। अच्छा लॉयर ने मशवरा दिया हाईली लाइकली, लॉयर ने क्या हाईली लाइकली, बहुत ज्यादा चांस है कि कोर्ट वुड कंपनसेट कस्टमर, वही मतलब कि हम हार जाएंगे। लॉयर ने कहा बहुत चांस है हम हार जाएंगे, कस्टमर जीतने का मतलब यही है। तो लॉयर ने कहा बहुत चांस है हम, ये किसने कहा है? लेकिन अन भी लिखा हुआ है, तो बहुत चांस है हम हार जाएंगे। तो मैंने इसका तर्जमा किया जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अब मैं अगर अन आपको दिखाऊं अगर मैं अन आपको दिखाऊं तो अब मुझे उर्दू के फिक्रे में नहीं गलत डालना पड़ेगा। लॉयर ने कहा है कि बहुत ज्यादा चांस है कि हम नहीं हारेंगे, और वैसे भी इंडिपेंडेंट टीम की भी यही राय है कि हम नहीं हारेंगे क्योंकि बैटरीज तो हमारी अल्लाह का शुक्र है सही निकली हैं। तो लॉयर ने ये कहा है बहुत ज्यादा चांस है कि हम नहीं हारेंगे। ये इसका प्योर उर्दू तर्जमा है, जिसको आप ठेठ उर्दू कहते हैं ना, ठेठ उर्दू के अंदर जो है वो इसका तर्जमा है। लॉयर ने कहा है कि हम इंशाल्लाह नहीं हारेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं आप इसको, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, रिमोट तो ना कहें, कॉन्टिंजेंट रिमोट कहने को तो नहीं दिल चाह रहा। अच्छा अगर कहने को दिल चाह रहा है ना, ऐसी सूरत में एक दफा मुझे आईकैप का सोल्यूशन याद है कि जहां थोड़ी सी एम्बिग्युइटी होती है ना, आईकैप कभी कभी दोनों साइडें में डिस्कस कर देता है। यहां थोड़ी सी एम्बिग्युइटी होती है कि इफ इट इज पॉसिबल, लेकिन मैं चीज आपको बताने नहीं चाह रहा था, आपने इसको मिसयूज करना है पेपर में। इफ इट इज पॉसिबल तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इफ इट इज रिमोट देन नथिंग इज रिक्वायर्ड। लेकिन मेरे ख्याल से यार पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी समझ लें। तो लॉयर कहने के मुताबिक हम इंशाल्लाह केस हारेंगे नहीं, लेकिन एक चांस तो है ना शायद हार जाएं।
तो चलो ये लॉयर के मुताबिक क्या हो गई, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। किसके मशवरे के बाद, इंडिपेंडेंट टीम के मशवरे के बाद। लेकिन ये उसने ओपिनियन फॉर्म कब की है, मार्च 16 में। उसका ख्याल है कि पैसे पुस्से अब कोई नहीं देने, ये प्रोविजन इंशाल्लाह उल्टानी पड़ेगी। मार्च में उसने राय दी है कि पैसे पुस्से इंशाल्लाह कोई नहीं देने, रिलैक्स रहो, प्रोविजन तो उल्टानी पड़ेगी। तो बुक की हुई है, लायबिलिटीज बुक की हुई है हमने, इसके ये भी तो मतलब निकलता है ना। पिछले साल से भी तो लिंक करो, पिछले साल हम क्या कर चुके हैं, लायबिलिटीज बुक की हुई है पिछले साल। और लॉयर अब क्या कह रहे हैं, हाँ अनलाइकली है हमारा हारना, हमारे हारने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ऑन 5 जुलाई 16 और लॉयर नासिर, मार्च 16 को अगर लॉयर ने कुछ कहा और 5 जुलाई को कोर्ट बता दे कुछ, तो भाईजान लॉयर आप वाली लाइन हम नहीं पढ़े, इसको इस लाइन को लिफ्ट ही ना कराइएगा। अब 5 जुलाई को जज साहब ने कुछ फैसला सुना दिया, तो लॉयर साहब चलो बोरिया बिस्तरा उठो, फीस कितनी है, 5 रुपए, ये लो जाओ नसो, बस ठीक है। मार्च को तूने राय दी थी, तेरी राय अपनी जगह। 5 जुलाई को क्या आ गया है, अगर कोर्ट का फैसला 5 जुलाई को ना आता, यहां कहीं आता, तो फिर तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉयर के मशवरे की रोशनी में पब्लिश कर देनी थी। लेकिन अभी तो किसका फैसला आ गया। अब बताएं, मार्च के लॉयर के मशवरे को वेटेज दूं या 5 जुलाई में कोर्ट के फैसले को वेटेज दूं। कोर्ट डिसाइडेड दैट द सूट, कोर्ट ने सूट डिसाइड कर दिया एंड ऑर्डर एनएल, और एनएल को हुक्म दिया, ऑर्डर्ड एनएल टू रिप्लेस ऑल 20% ऑफ द बैटरीज। मोहतरम, इसने जुर्माना मांगा हुआ है, जुर्माना कोई नहीं देना, सिर्फ बैटरीज रिप्लेस करके देनी है। ये वाली लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, बैटरीज रिप्लेस करके देनी है। जुर्माना जो मांगा हुआ है ना 2 मिलियन, जुर्माना हमने कोई नहीं देना। तो हम सिर्फ कितना लाइबल फील करें, जो 20 बैटरीज रिपेयर नहीं करके देनी, रिप्लेस करके देनी है। जो 20 बैटरीज की कॉस्ट है, वो 20 बैटरीज की कॉस्ट नहीं मिल सकती मेरे भाई, माय डियर 20 बैटरीज की कॉस्ट आपको नहीं मिल सकती। बताया नहीं हुआ बैटरी कितने की है बाजार में, क्या चक्कर है। ओहो हो, नहीं, ये क्लेम तो जुर्माना मांगा है उसने। डैमेजेस क्या होते हैं, बैटरीज की कॉस्ट या जुर्माना, जुर्माना, उसने जुर्माना मांगा हुआ है। अब आई के अपने खुद इस सोल्यूशन में मैंने देखा था, उसने क्या किया था, उसने कहा था देयरफॉर लायबिलिटी शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट वी शुड ओनली फील लायबल फॉर 20% बैटरीज। लायबिलिटी को ऐसे डिक्रीज कर दो कि हम सिर्फ कितनी लायबिलिटी सिर्फ बुक करें, क्योंकि 20% बैटरीज अब रिप्लेस करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि इंडिपेंडेंट टीम ने भी शायद वही कहा था और जज साहब ने भी उन्हीं की बात को तस्लीम कर लिया है। तो बस ठीक है, खत्म हो गया इसका सोल्यूशन। होमवर्क वो मैं आप कल वाला जो सवाल कराया था ना एक न्यूमेरिकल, उसका शायद मैं देख लूं कोई होमवर्क अगर देना है। वैसे ये कौन सा है भाई, पेज नंबर 64 अच्छा जी, आंसर 6 पेज 66 का टॉप। एनएल शुड रिकॉर्ड आ, भाई सुनते जाइएगा इधर, एनएल शुड रिकॉर्ड आ प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्लेम बाय बिकॉज एट रिपोर्टिंग देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है, सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज जनवरी में हुई थी। एनएल लॉयर एस्टिमेट दैट एन आउटफ्लो इज प्रोबेबल देयरफॉर शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन। अब किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, 16। द सेटलमेंट ऑफ केस इन जुलाई इज एन एडजस्टिंग। भाईजान ये भी तो बताना था ना, साल के बाद की डेट आ गई ना, 5 दिन बाद। मैं सवाल ले रहा हूं आपका, साल के बाद की डेट आ गई ना 5 दिन बाद की, तो IAS 10 हल्का सा टच करना था, मेरे भी जेन से भी निकला हुआ था, तो आपको बताना चाहिए था। साल के बाद की डेट आ गई तो IAS 10 भी टच करना है। तो द सेटलमेंट इन जुलाई वाज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 16। ये हल्का सा IAS 10 टच हो गया। भाईजान देख लें, इसको दिखा दे किताब, इधर रख लें। द प्रोविजन क्रिएटेड इन 15 इज टू बी रिवर्स्ड। यही क्या सोल्यूशन है, द प्रोविजन क्रिएटेड इन 15 इज टू बी। ये देखें इधर, प्रोविजन ये जो 2 मिलियन की हुई है डैमेजेस की, जुर्माने की, इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें, क्योंकि लॉयर का हमारे हक में फैसला आ गया। द कंपनी शुड रिवाइज द प्रोविजन, बल्कि प्रोविजन को रिवाइज करें, कीपिंग इन व्यू द कॉस्ट ऑफ 20% बैटरीज।
लेस अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ बैटरी केस, वो बैटरीज बेच के भी हल्के फुल्के पुरानी आएंगी तो पैसे मिल जाएंगे, तो वो अलग बात कर रहे हैं जी। ठीक है, मैं होमवर्क देख लूँ, ये किताब उठा लें। किसी कंपनी से और उसके पास पैसे नहीं होते और वो हमें पैसे हाँ ठीक है, अभी होमवर्क रहने दें, बंद करो। अच्छा